कक्षा 10 के साइंस के 16वें चैप्टर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ये 5 नंबर का चैप्टर आपके स्कोर में कुछ भला कर जाए तो परीक्षा से एक दिन पहले आपके सामने पेश किया जा रहा है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में जा रहे हैं, तो आपको पहले प्रश्न भी बता सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रश्न बताने से अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को यदि प्रश्न बता दिए जाएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये पहले आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी जरूरी है। हो सकता है आपने स्कूलों में पढ़ लिया होगा और पढ़ लिया होगा, इसमें कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं है। लगभग 20 या 25 मिनट का वीडियो होगा यदि आप 2 गुना की स्पीड में देखते रहोगे तो, और अन्यथा यदि सिंगल स्पीड में देखते हो तो अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा। किताब खोलने की भी आवश्यकता नहीं है और गारंटीड के साथ आपको बोला जाता है या कहा जाता है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ यदि आप इस चैप्टर को पूरा क्लियर यहीं से समझ कर जाते हैं तो आपके 5 नंबर कोई भी आपसे छीनने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपका खर्च नहीं करेंगे और सिंपल से अब जल्दी जल्दी जितना टाइम बचा उसमें हम आज ही पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर बचे हैं उनके अभ्यास प्रश्नों कैसे करना है कॉपी में, प्रश्न परीक्षा में आने वाले प्रश्न, उनकी चर्चा आज रात 11-12 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी सारे प्रश्नों की। और किताबों से आपने 2 दिनों में 3 दिनों में पढ़ लिए होंगे, 4 दिनों में, पिछले पूरे साल से लगे हुए हो किताबों से पढ़ने के लिए, तो मेरे हिसाब से वहाँ से आपने जानकारियाँ बहुत ले ली होंगी। अब यदि आप विश्वास जताते हैं तो आप यहाँ से क्लियर करिएगा, अन्यथा आपकी कोई मर्जी है, इच्छा है आपकी, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। हमारा फर्ज बनता है इसलिए हमने आपके साथ ये शेयर किए, साझा किए जानकारी। पाठ का नाम है प्राकृतिक संसाधनों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है प्राकृतिक संसाधनों का। अच्छा, मैं थोड़ा सा चला देता हूँ, इसमें हाथ चलाते हैं और कुछ नहीं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसमें पाठ्यक्रम में आपके क्या क्या पढ़ना है। पाठ्यक्रम में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण, यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। संरक्षण का मतलब होता है कोई चीज है नहीं बन बचानी, मतलब है किसी कंडीशन में बचानी भी ना तो में बढ़ाओ करना ना भी कमी करनी। जी पानी है, अपने जल है, जल को संरक्षण करना मतलब क्या होगा, जल है बितनो ही राखनो, न तो बिन बढ़ानो न बिन कम करनो। वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे हम, वन के बारे में, वनों में जो नुकसान हो रहे हैं, वनों के बाद वनों से जो मृदा प्रदन वगैरह ये घटनाएं, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, बारिश कम होना, मौसम होना, मतलब मौसम का कई बार मौसम असंतुलित आ जाए ना, कभी बारिश हो जाए कभी होए कौन, तो मौसम मतलब मौसम को फिक्स टाइम को नहीं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जल, मृदा, ये आपके आते हैं, ये मुख्य बीच में गलत टाइप हो गया, इसलिए आप इसको नजरअंदाज करिएगा। प्राकृतिक संसाधनों में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध, जो आपके बांध होते हैं उनके लाभ और उसकी सीमाएं क्या है, जल संग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण कैसे कर सकते हैं हम। संपोषण का मतलब उनको सुचारू रूप से कैसे चला सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं, ये होता है इसका संपोषण। पहली हेडिंग दे रखी है प्राकृतिक संसाधन, मानव के लिए उपयोगी प्राकृतिक पदार्थ जैसे वन, जल, मृदा, पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। देखिए, आप इस वीडियो को ध्यान लगाकर सुन लेते हैं तो आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, सुनने मात्र से भी याद हो जाता है बहुत से बच्चों के, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप देखते रहिए, उनको समझते रहिए, सुनते रहिए। यदि कोई चीज नहीं समझ आ रही पीछे आगे समझ लीजिए, इसमें कोई हार्ड है भी नहीं है, चैप्टर है भी नहीं इतना हार्ड, और चीजें भी हार्ड नहीं है इसमें। संस्था प्राकृतिक संसाधन होते हैं, सीमित होते हैं। सीमित को मतलब हुआ, मतलब निश्चित मात्रा हुआ है, एक दिन खत्म हो सकते हैं कभी भी। सीमित को मतलब हुआ एक हुआ असीमित, दिन बोले अनलिमिटेड और इन बोले लिमिटेड। अतः इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, यानी जो चीज सीमित होती है उसका, सीमित जो चीज होती है उसका संरक्षण करना भी आवश्यक होता है। अर्थात इनका उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इनका उपयोग हम सावधानी पूर्वक तरीके से करेंगे तो ही हमारे को इनसे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा कुछ प्राप्त नहीं होगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण इन पर दबाव अधिक बढ़ गया है, मतलब जो जो जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे इनका दोहन ज्यादा हो रहा है चीजों का, प्राकृतिक संसाधनों का। आप कहोगे प्राकृतिक संसाधन है क्या, तो वन है, जनसंख्या बढ़ेगी तो वरना वो ज्यादा कटाई करेगा। जल है तो जल की मात्रा भी ज्यादा यूज करेगा। मृदा है तो मिट्टी भी या धरती भी ज्यादा यूज करेगा खेती खाती मामले में। पेट्रोल को भी इस्तेमाल ज्यादा करेगा, कोयला को भी इस्तेमाल भी, ऊर्जा चाहिएगी, लाइट चाहिए, कोयला में इस्तेमाल भी ज्यादा होगा। जनसंख्या कम होगी तो कम होगा, ज्यादा होगा तो जनसंख्या वृद्धि होने के कारण दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतः इनके दोहन को सीमित करने की आवश्यकता है, यानी कंट्रोल करके इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लोगों तक पहुंचाया जाए तो बेहतर रहेगा ये। अच्छा, ये 2 चुटपुटी परिभाषाएं हैं, आप लोग देख लीजिए, थोड़ी सी चुटपुटी है वैसे, ज्यादा तो नहीं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन,
अक्षय प्राकृतिक संसाधन, देखो क्षय मीन्स होता है टूटना बिखरना ये सब होना, ठीक है। और अक्षय मीन्स होता है जो टूटे नहीं बिखरे नहीं यानी समाप्त नहीं हो। क्षय का मतलब समाप्त होना, अक्षय का मतलब समाप्त ना होना। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे उन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य को प्रकाश, कभी प्रकाश मतलब कभी खत्म को नहीं हो। अब कभी रात ना हुआ, रात ना हुआ तो रात में तो क्यों है, क्या बड़ी बात है, रात में तो हो जाए। समुद्र, तो समुद्र कभी खत्म नहीं होगा। धरती पर 70% 70% समुद्र है, ये खत्म नहीं होगा। क्षयशील वे होते हैं जो समाप्त हो सकते हैं, जैसे खनिज है, खनिज यानी धरती से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ, सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब वहां से खोद कर निकाले जाते हैं, तो ये क्या है बोलो, खनिज, यानी ये प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। कोयला ये भी आपके क्षयशील प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आता है। अच्छा, अगली एक परिभाषा है छोटी सी, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। नवीकरणीय वह है जिसका नया ऊर्जा, मतलब टाइम खावे लेकिन टाइम खाने के बाद में नया हो जाए। जी वन और जल, एक साल में पानी बरसो, अब जी पीछे 2-4 दिन पहले बारिश हुई है, ठीक है, अब आगे 5-6 महीने में और हो जाए बारिश, तो वो पानी है और नए होगी। फिर और आओगे मतलब 8 समुद्रों में पानी भाप बन के ऊपर जा बादलों फिर बारिश बन के वापिस नीचे आ जाए। तो ये जल का चक्रण चलता रहता है। नवीनीकरणीय यानी वे प्राकृतिक संसाधन जिनका चक्रण संभव हो उन्हें कहते हैं हम नवीनीकरणीय या नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। जल भी है, वन भी है। जैसे पौधे हमने काट दिए तो पौधों की जगह और पौधे लगा दिए, नए पौधे आ गए, उनके पत्तों से और पौधे बन गए तो नए पौधे हो गए। इसी प्रकार के अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, कोयला पेट्रोलियम गैस ये आपके अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। लगभग इनका भंडारण 30-40 सालों तक रहेगा, उसके बाद में ये खत्म होने के कगार पर मुच जाएंगे, यानी ये खत्म भी हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है इनकी, इसलिए इनका उपयोग हमें अच्छे से करना चाहिए। अच्छा, अगली हेडिंग आपके सामने नजर आ रही है, प्राकृतिक संसाधनों, ये प्राकृतिक है, ये निश्चय की मात्रा है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी इनको प्राकृतिक संसाधनों को प्रबंधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 ने इस प्रश्न को पूछा था, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप इनका उत्तर कैसे दोगे, क्यों वाले प्रश्न आते हैं तो क्योंकि से उत्तर देते हैं, लेकिन कारण पूछते हैं तो आप ऐसे लिखिए, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता पड़ने के निम्न कारण थे, यानी कौन कौन से कारण है। यदि आप उचित प्रबंधन कर लिया, प्रबंधन करने की आवश्यकता क्यों पड़े संसाधन, तो मेन कारण ये है कि यदि आप उचित प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों उचित प्रबंधन करागा तो बन उचित वितरण सुनिश्चित कर सका, मतलब सारांगन पुगुस के बात जी हाँ। खनिज है, खनिज को आप प्राकृतिक संसाधन खनिज इनको जो प्रबंधन आप अच्छे तरीके से कर रखिएगा, अभी आपने नहीं तो खनिज पड़े फलानी जगह इतना पहुंचाना, फलानी जगह इतना पहुंचाना है, तो मतलब आपने पढ़े हो वो पूरा ने प्रबंधन कर रखा, आप मैनेजमेंट करने रखा तो आप आगे वितरण ठीक है। तो मतलब ये होगा कि प्राकृतिक संसाधनों को हम अच्छे तरीके से प्रबंधन करने के बाद में और उचित जगह पर उसको आराम से पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में प्राकृतिक संसाधन सीमित है, आपको बार बार बताई गई ये बात, तो सीमित है तो उचित प्रबंधन हो यदि आप आपूर्ति आराम करवा सकता, यानी सही जगह पहुंचा सकता। संपोषित विकास के लिए, संपोषित विकास का मतलब होता है, संपोषित विकास का आप मतलब समझोगे तो आपको ये समझने को मिलेगा, संपोषित विकास का मतलब कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है ना, आगे आने वाली पीढ़ी आप इसी चीजा काम में लिया, यकीन आप भी काम में ले लें और आगे आने वाली पीढ़ी भी काम में ले लें। जो पेट्रोल है, पेट्रोल आप ये तरीका में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप भी यूज करना और आगे आने वाली पीढ़ी भी इस्तेमाल कर लेगी। विश्व विकास करा, विश्व विकास करा जब आप भी काम में ले आगे आने वाली पीढ़ी खातिर बच जाए, बोले संपोषित विकास। तो संपोषित विकास करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। यदि आप मैनेजमेंट ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास क्या क्या सामान है, आप उसको ही मतलब आप अभी अनाप शनाप तरीकों बरत के खराब कर देगा, खर्च कर देगा, कोई भी अर्थ कौन नहीं करे, नहीं जिंदगी खराब हो जाएगी। तो संपोषित विकास करना है, आना पीढ़ियां ताई बात चीज दिखानी है तो अपन के करना पड़ेगा, हिसाब में इस्तेमाल करना पड़ेगा। हिसाब में यदि करता जब अपना अनुशासन हुआ है यानी प्रबंधन भी बढ़िया करता, यदि आप अभी हिसाब प्रयोग कर सकता। प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन से पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार और मैनेजमेंट बढ़िया होगा तो आप यूज करना भी सीख जाओ, कि तो सामान बाहर भेजना है, कि तो सामान अपन गोदाम में भंडार में रखना। तो वही बात, यदि ज्यादा जरूरत हो ज्यादा भेजा तो प्रदूषण फैलाओ, यदि जरूरत को सामान भेजा प्रदूषण कम होगा। तो सिंपल सी बात है, पर्यावरण की गुणवत्ता में भी सुधार हो जाओ, यानी पर्यावरण भी गुणवान हो जाओ, एकदम तकड़ो। हाँ दासू, अच्छा कोई बात नहीं, दासू हो जाओ। तो अगले टॉपिक देखो आपने कि पर्यावरण प्रदूषण, छोटा छोटा टॉपिक है वैसे वो 60 बोलते ना, 60 है और कुछ नहीं है, वो 60 है। पर्यावरण प्रदूषण में
ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण में अवांछित या अवांछित परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है। अवांछित का मतलब जगह ऐसा परिवर्तन जगाना पता होगा, ईशा परिवर्तन उत्पन्न कर दी पर्यावरण का मां बांध के बोला पर्यावरण प्रदूषक कौन कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को मतलब बड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड है। कालियो धुआं बोले, प्लास्टिक की थैली जलाओगा तो कालो धुआं निकलो, क्या करो वो किन खांसी को नहीं सारे की जाओगे दम उठा दे वो खांसी ले दे वो, तो परिवर्तन उल्टो हो को नहीं वो कहो वो गाल कर दो जाओ था क्या करिए SO2 लालड़ो डू प्लास्टिक, तो प्लास्टिक गेरे रखा पकड़िया में रखा कई डंगर खा जाए, अब खा तो जाए बट वापसी को मार्ग बंद हो जाए, फिर खाने के बाद तो प्लास्टिक बांग फिर नुकसान ही करे, वापसी को मार्ग बंद हो जाए, जो भी खाए वो बांग पाचन क्रिया सही को नहीं हो उसका, और पाचन क्रिया सही ना हो तो भाई मौत भी हो उसका, कोई बड़ी बात को नहीं। आम तो है ना कुछ वहां फंस जाएगा प्लास्टिक। DDT एक दिन फुल फॉर्म बताई था ना, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो। DDT यानी ये भी एक कीटनाशी होता है, कीटनाशी होता है, दवाइयाँ मतलब खेतों में जो छिड़काव करते हैं ना वो सब होती है। अच्छा, इसके आगे दो तीन बिंदु और पर्यावरण प्रदूषकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? जैव निम्नीकरणीय पर्यावरण प्रदूषक और अजैव, नि को मतलब निम्नीकरणीय, पै को मतलब पर्यावरण और प्रदूषक। जैव निम्नीकरणीय तो वह जगह सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किया जा सकते हैं, और अजैव निम्नीकरणीय वह जगह सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित और नहीं किया जा सकते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय, निम्नीकरण का मतलब छोटा कर देना, तोड़ देना। जैव निम्नीकरणीय वे होते हैं और अजैव निम्नीकरणीय वे होते हैं। अब इसमें आपको दो भागों में बांटा जाता है, नहीं बांटा जाता, ये नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे तो इन दोनों में अंतर पूछेंगे। जैव निम्नीकरणीय पर्यावरण प्रदूषक और अजैव निम्नीकरणीय पर्यावरण प्रदूषक में दो अंतर या तीन अंतर बताइए। तो मैंने तीन है आपकी किताब में, तीनों लिखवा दिए। क्या क्या है? जैव निम्नीकरणीय पर्यावरण प्रदूषक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं, जबकि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? अच्छा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो मतलब आन तो सूक्ष्म जीव तोड़ चुके हैं और आन कौन तोड़ चुके हैं। अब जैव और अजैव लेल्टा पाठ में बताया था, थारे याद है तो ठीक है, नहीं याद है तब सुन लो। जैव को मतलब तो वो है जी मतलब जीव जंतु अमड़ेड़ो कचरो है, जो आलू का छिलका हो गया, प्याज का छिलका हो गया, या घरेलू कचरो हो गया वो। और अजैव को मतलब जहाँ पेंट हो गयो, कलर हो गयो, प्लास्टिक हो गयो, कांच हो गयो, रबड़ हो गयो, एक वे अपने आप जीव जंतु द्वारा खत्म को नहीं हो। अब कांच के जीवाणु लगे रहो, बुलाई क्या फर्क पड़ो, क्या हाल करो जीवाणु लागे कांच के, कांच भी पड़े रहो। प्लास्टिक के लगे रहो 10 साल लाग जाओ, बुलाई ये कोई बिगड़े प्लास्टिक। तो ये अजैव निम्नीकरणीय पर्यावरण प्रदूषक पदार्थ है। तो आपके जैव निम्नीकरणीय ये खाद्य श्रृंखला में नहीं जाते, जीवाणु होंगे, जीवाणु आपकी जिंदगी नीचे छोटा जीव है तो आपकी जिंदगी बड़ी जीगी मर जाओ। इनको दोबारा भी नहीं बनाया जा सकता, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। इनको जैव निम्नीकरणीय हो, क्योंकि इनमें कच्चे अपशिष्ट आते हैं। अब घास है, घास गल गयो तो गल गयो, भी नयो घास फिर बना उसको। कागज है, गल गयो तो गल गयो। रसोई को कूड़ो है, कूड़ो रसोई को कूड़ो मतलब कूड़ी कूड़ो नहीं, कूड़ो को मतलब रसोई को कूड़ो मतलब वो है कि बट्ठा घास घूस तो मतलब सफाई करिए आप, कचरो आयो है या कोई छिलका है, सब्जियां का छिलका है, घास फूस का कोई छिलका है, धनिया धनिया घास हो गई सड़कों वहां छिलका है, तो वह कूड़ो आ गयो, मैंने बोला रसोई का कूड़ा या कचरा। तो इनको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, और ये दूसरी श्रृंखला में प्रवेश भी नहीं करते। जबकि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं ना, इनको दोबारा चक्रित किया जा सकता है। या प्लास्टिक है तो आप दोबारा यूज कर सकते, प्लास्टिक की थैली हो सही कुछ भी हो। DDT है, इनको भी दोबारा यूज कर सकते। पीड़कनाशी ये स्प्रे होते हैं, इनको बोलते हैं, इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो धर्मी पदार्थ मतलब नाभिकीय अभिक्रिया करावा ना परमाणु परमाणु आगे 14 पाठ का वीडियो आओ तुम देख लियो। नाभिकीय अभिक्रिया क्या है? परमाणु परमाणुओं के बीच में जब दो परमाणुओं से संयोजन होता है उसे नाभिकीय संलयन करते हैं, और जब टूटता है तो उसे नाभिकीय विखंडन करते हैं। नाभिकीय विखंडन होता है तो 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। इनको बोलते हैं रेडियोधर्मी किरणें। इसी प्रकार से कुछ यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ठीक है, ये आपके सेरियम, ये आपको बताए थे मैंने एक बार अवतारने में 5वें पाठ में। तो ये आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, इनसे 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, ये खतरनाक होते हैं, हानिकारक भी, ठीक है। अच्छा, अब अगला बिंदु हमारा है प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन बता दिया कौन कौन सा है, वन है, जल है, मृदा है, पेट्रोल कोयला और वायु है। अंग 5 चर्चा पर विस्तार कर देना तो पाठ पूरा हो जाओ, नहीं कराना तो पाठ पूरा को नहीं होगा। देख लो, धैर्य है तो जल्दी जल्दी देख लो, धैर्य नहीं है तो धीरे देख लो, धैर्य है तो जल्दी जल्दी यानी 2 गुना स्पीड में देख लो। देखो मैं खींचो ऊपर थोड़ा सा खींचो, लो बोलो खींचती है ना। अब वन देखो कि भूमंडल का वह भाग जहाँ विभिन्न जीव जंतुओं एवं वनस्पति अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं वन कहलाते हैं। तो वही बात, इन वन क्या कहा, भूमि को विश्व भाग बैठा है जीव जंतु और वनस्पति
आपका बैठे ही रहे ना के कौन जा फलानी जगह रह गया, आज किराए ले दिन रह गया, तो है थोड़ी, अब शेर है वो थोड़ी किराए ले गया, आज बैठा तू आज कारनग राइड हो शेर गए सर का शुरू रहो, इसो काम तो है कौन, इसो काम तो हुआ कौन। मतलब है प्राकृतिक आवास में बैठे रहे, बैठे रहेंगे आपके। वन्य जीव कौन सा है, तो जीव हो वह भी वैसे जीव जो प्राकृतिक आवासों में ही रहते हैं, उनको हम घरों में लाकर पाल नहीं सकते, जैसे चीता वगैरह, इनको हम घरों में पाल नहीं सकते, ये पालने योग्य होते नहीं है। वहां पर जो खेती की वहां पर जो उगते हैं वनों में, वहां पर वनस्पति उगती है, उनको आप घर में नहीं ला सकते, लिया तो भी कई हाल करेंगे, वे बटराई 2-3 दिन उगी रहेंगे, बाद में खत्म हो जाएंगे। तो ये सारे आपके घरों में यहाँ काम में आने वाले नहीं है, ये वन्य जीव जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। आई सुनो, न आई तो दोबारा सुनो। आगे देखो, वनों के प्रमुख लाभ आपको क्या क्या हो सकते हैं, वनों से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न आवा है, टॉपिक जगह बना रखे हैं, ये टॉपिक दिखेंगे। मैं देखो एक आम प्रश्न आवा यहाँ गोया यही हर याद रह जाओ, ठीक है, बल्कि नए याद रहे तो सुन लो वीडियो, ऑटोमेटिक याद हो जाओ, जी लगाए क्वेश्चन लग रहे याद हो जाओ। देखो एक बार देखने बजाय 2 बार देख लियो, 3 बार देख लियो, कोई बात नहीं। वनों से इमारती लकड़ी मिलती है, समझ आई बात। अच्छा, दूसरी, पृथ्वी पर जल चक्र बनाए रखने में ये सहायक होते हैं। वनों से इमारती लकड़ी मिलती है, पृथ्वी पर जल चक्र बनाए रखने में ये सहायक होते हैं। समझ आगे बात। मतलब वनों के क्या क्या लाभ है, एक तो इमारती लकड़ी मिल जाए, इमारती को मतलब बढ़िया शानदार लकड़ी मिल जाए, मजबूत लकड़ी मिल जाए। और दूसरा, वन है वह पेड़ जल चक्र बनाए रखने में भी सहायक हो। जल चक्र बनाने में क्या सहायक हो भाई, क्योंकि पेड़ पौधा ज्यादा हुआ तो वातावरण में नमी आओगी, नमी आओगी तो ऊपर सूर्य गर्मी पड़ेगी, नमी क्या होगी, ऊपर जाओगी, ऊपर जाओगी तो ऊपर बादल मंडरा जा, बादल मंडरा जा बरसात हो जाएगी, तो बोलो लाया कौन नमी, जल चक्र बनाए कौन बनाए। अच्छा, उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलेगा, वो भी कहाँ से मिलेगा, वनों से मिलेगा। कच्चा माल चाहिए साहब, अब कच्चा माल क्या मिला बोलो जी, मान लो कोई उद्योग चाल रहे, फर्नीचर उद्योग चाल रहे, काठ का बटा बेड, खिड़की, दरवाजा, किवाड़, दरवाजा, ये सारे कुछ ये बन रही है मान लो, तो बट सीधो ही थोड़ी उड़ जाओ, बाम लकड़ी तो चाहिएगी, लकड़ी खातर पेड़ पौधा चाहिए, अब वन्ना में होगा तो भटू कच्चो माल होगा ना लकड़ी बा खातर, पक्को माल तो बेड हो गयो, कच्चो माल बा खातर लकड़ी होगी। तो ये सारा सामान भटू अपन वन वन ही मिलेगा। दवाइयाँ भी मिलती हैं, जैसे मलेरिया की दवाई है बठों मिल रहा है, और बहुत सी दवाई है, दर्द की दवाई है, अफीम है, गांजा है, ये सारी बठों मिल रहे हैं। फल फ्रूट भी मिल रहे हैं, आम से संतरा केड़ा, आ तो है कोई कोई दीवार लाग रही है, फलानी बिल्डिंग में दीवार लाग रही है, फल फ्रूट मांगे लगेगा, तो ये भी अपन बठों मिले। ये छोटे मोटे प्रश्न है, देखो 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों के आने वाले प्रश्न है, तो आपके शायद ही पूछेंगे ऐसे प्रश्न, फिर भी हमारा धर्म बनता है कि बार नजरों से निकालना जरूरी होता है। वन वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होते हैं, वन मृदा अपरदन को भी रोकते हैं, याद रखें इस चीज को, वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। देखो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ाते हैं, जितने ज्यादा पौधे होंगे उतनी ज्यादा क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, ऑक्सीजन जितनी ज्यादा छोड़ेंगे तो वायुमंडल में अब तो 21% मानते हैं वैज्ञानिक, 21% है, तो ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो ये 30% भी हो सकती है, 40% भी हो सकती है, सबसे ऊपर भी आ सकती है। हाँ अच्छा, लेकिन तो मना लागे है कि जागरूकता आने पर यह संभव है, अन्यथा जागरूकता नहीं आने पर कोई संभव नहीं है। आज भी लोगों की यही सोच पड़ी है कि ताई काट, आज भी लोगों की यही सोच पड़ी है कि पेड़ पौधा कितना ही काट ले बनाए बिताई पड़े हैं, लेकिन आना टाइम आप देसी देखेंगे ना यही हो जाओ खबर। पहला देख ताज का तारा नगर भीड़ बड़ी पड़ी है, लकड़ियाँ किकराओं बड़ी पड़ी है, आजकल देखो तो बाकी 4 चांद दिख जा पीछे हो रहे। मृदा अपरदन को रोकते हैं। अब मृदा अपरदन जाना होगा क्या कहें, पहला मृदा अपरदन शब्द जान जाओ फिर समझवा देता है। मृदा अपरदन कहें जी आप खेत में माटी, आप खेत में माटी उड़ के दूसरे खेत में चली जा, जिन बोले मृदा अपरदन। अब सोचो माटी उड़ के क्या जाएगी, हवा चाल जा, आंधी चाल जा तकड़ी, तो टिब्बा टिब्बा माटी कट कट के आग लगे तो मुड़ जाएगी, जाओगी ने। एक बात तो है, पानी आ जा तकड़ो खेत में, बरसात हो जा तो खाड़ पाट जा, खाड़ पाटेंगा माटी खाड़ में बह के आग ले मुड़ जाएगी, गई को नहीं। अब को आग लगी तो आग लगी आगले मुड़ जी, ब्यों आग लगी ब्यों आग लगी आगले मुड़ जी, और ब्यों आग लगी ब्यों तकड़ो कोई गोब हो भी गोब मजा ही बढ़ जाएगी। समझो आगे बात की। अब ज्यादा ना सोचो आग लगी आग लग कटे उड़ जी, बगानी कटी कोनी बटी पच्चिया जी गई। लेकिन मृदा अपरदन हो गया, यानी एक स्थान से मिट्टी का उड़कर या बहकर दूसरे स्थान तक जाना मृदा अपरदन कहलाता है। और मृदा अपरदन दिल्ली का चीज होगी ना भाई, जागीर कट्ठी होगी ना एकदम आपकी जगह कट्ठी होगी, कट्ठी कौन सा, तो मतलब पेड़ पौधा ज्यादा रोपांगा धरती का माधव धरती ने कट्ठी रखेंगे, एकदम कट्ठी रखा मिट्टी जाओ कौन नाके। और ढीली धरती होगी तो भाजगी उड़ जाएगी, कहने हाल करेगी ढीली धरती, ये वास्ते पेड़ पौधा खेता में लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन अपने अपने भाई लोग तो इशारे फटाफट चलन दो, जाट लिया चुकू सुकू करे बेमरो करके बुला लियो कटारा यहाँ करके सल्टा दी वापस। आगे देखो, वनों को हानि पहुंचाने वाले प्रमुख क्रियाकलाप कौन कौन से, यानी
वरना ना आप हानि क्या क्या पहुंचा सकता, वह देख लो। काम भी तो आना जरूरी है भाई, करो ना ऐसा काम, लेकिन बेरो तो होना चाहिए ना क्या क्या आप। एक तो बनोगे अंधाधुंध कटाई करनी, अंधाधुंध मतलब आंख मीच के लाग जगह, तू साल में आयो तू साल में आयो, दनादन लाग जा, पेड़ पौधा काटन दनादर काटिया आपने घड़ी आए पे मैं तो 5 काटिया, सके बड़ो काम कर दियो, 5 काटिया 10 लगाओ और बेरो पड़ा 5 काट के। वनों में अति चारण होना, यानी कई कई गांव भैंस और पशु और भी बतिया भेड़ बकरी अन्न चरा लिया, ऊँटियां चरा लिया, और बह के करें चरावा, इतनी बार तो चरावा फिर के करें, डाली कोई लटका है नीचे ना आपकी मस्ती लटका, लेकिन बाजी उनसे स्कूल की सर देसी तोड़ देंगे, अडाली में तोड़ के पाँव इतनी वादी बाकी फेंक दी। अब बताओ क्यों हो भी नहीं, पेड़ पौधा नुकसान हो। अति चारण को मतलब वही हुआ है कि मतलब भटक पशु चरा के लिया तो घास फूस खा जाए, बड़ा खाता है दत्ते ढीली हो जाएगी, ढीली होता है मर्दा प्रदन लाग क्यों आगे समझ में। अच्छा मैं आई तो दोबारा समझो आगे देखो, वनों में आग लगना, कई बार सुको बहुत सारा पड़े हुआ बारिश न वरना में एक दूसरे में रगड़ रगड़ के आग भी लागी जाए, और अत्यधिक बाढ़ आ जाए, कई बार अत्यधिक बाढ़ आना, बाढ़ आना गिरो था ना, बाढ़ आना तो गिरो हो गया, बाढ़ आना मतलब पानी हो है वो बहुत ज्यादा हिस्सों में फैल जाए, नदी कटी जा रही है तो नदी के चारों ओर पानी पानी फैल जाए, बिन बोला बाढ़ आ, ये अपना गाँव है तो अपने गाँव में पानी भर जाए चारों ओर रुझ दे, बिन बोला सचू बाढ़ आ गई। आगे देखो कई के लादी देखो तो कई बार कौन देखोगे आई रहे दीवारा सारा आई रहे बाढ़ तकड़ी। आगे देखो वनों को हानि पहुंचाने वाले प्रमुख क्रियाकलाप आ गए। अब वनोन्मूलन इसमें है संधि, इसको अलग करेंगे तो वन प्लस उन्मूलन, उन्मूलन मानी हुआ उखाड़ना यानी फाड़ना, तो वनोन्मूलन का मतलब क्या होगा, वनों को उखाड़ना या फाड़ना। तो वरना जितना ज्यादा उखाड़ागा फाड़ागा तो पर्यावरणीय समस्या भी अपने सामने आओगी, पर्यावरण की समस्या नाम तेरा पर्यावरणीय समस्या। पर्यावरणीय समस्या वनोन्मूलन के कारण कौन कौन सी उत्पन्न होती है वो देखिए। एक तो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव शायद 8वीं क्लास में आपने सीखा होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग करना, यानी वैश्विक उष्णन, यानी विश्व का तापमान में 1% 2% वृद्धि हो जाना। अब तापमान में वृद्धि होगी, क्या होगी, तापमान में वृद्धि होगी, मान लो उत्तरी ध्रुव पर और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ का बड़ा बड़ा ग्लेशियर है, पहाड़ है, ग्लेशियर मतलब पहाड़ है, तो अगर तापमान बढ़ो और पिघल पिघल नीचा आऊंगा स्थान बेरो फिर क्यों नीचे तापाइया कर लो बात, पानी में कितना दिन होगा वो पानी ऊपर पड़ लग जाओ आगे। अब कहे न यार बरसों को नहीं तो चिड़िया सूल हो जा रहे बर्फ आओगी ना बाद में वान कौन देगी, बर्फ डल डल के आओगी तो वान ही कौन देगी। वास्ते रखने की बात है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या कहें क्या नहीं कहें वो समझ जाओगा आपसे। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब होता है वैश्विक तापमान में वृद्धि कर देना। तो यदि आप पेड़ पौधे काटोगे तो आप में नमी नहीं रहेगी, अपने वातावरण में नमी नहीं रहेगी तो आप में तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा तो हम डूब डूब के सारे के सारे टाटा बाय बाय हो जाएंगे। अगला देखिए, पेड़ पौधों को जितना काटोगे उतनी वर्षा में कमी आएगी, कारण आपको मैंने बता दिए है, वर्षा में कमी आ सकती है। वर्षा में कमी आओगी तो कई बार है या तो बहुत सारी बरसात आ जाएगी और या फिर एकदम ही सूखो पड़ जाओ यानी काल पड़ जाओ, तो बाढ़ या सूखे की समस्या भी हमारे उत्पन्न हो सकती है। और मौसम संबंधी असंतुलन भी था सकता है। मौसम वर्षण तीसरा महीना है वर्षा हो, छठा महीना छठा वर्षण हो, 5वां वर्ष जो 8वां वर्षण हो, तीसरा महीना वर्ष के खड़े हो जाओ पहले साहब 8वां वर्ष छुट्टी है मेरी के मैं तीसरा वर्षूंगा वर्षा वर्षा आग लो क्योंकि आप पेड़ पौधा काट रखे और जेठ कुंटो ठाडो आपनो पेड़ पौधा रोपेड़ा ढंग कभी क्यों वर्षा हो अभी वर्ष तीसरा में 8वां वर्ष पाछो कहीं एलर्जी हो जाए ठंड वर्षा क्यों वर्षा है मार छेंकी कौन डटेंगे वर्षा है तो वर्षा ही को था छेंक खाते रुका थोड़ी की मर्दा प्रदन सही है, मर्दा प्रदन भी हो सकता है। आगे देखिए, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्या करें कैसे करें, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करें कैसे करें क्या करें। तो निम्न कारण है, इन नीचे दिए गए कारण है, इनके कारण हमें वनों का संरक्षण या वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए। यदि आप इन कारणों से प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं तो आप इनको बताने का प्रयास करें। यदि आप नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप नहीं रखते तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका संरक्षण नहीं करते हैं। पूरा पाठ पढ़ लेना एक बार वीडियो में देख के, लेकिन बाद में मैंने बता दियो थे थारम की आई है कौन कि आई है कौन थारम। अब आई के एर के ना आई है बा मैं थाने बाद में पूछूंगा, कभी एक लान बुलाए पूछूंगा थारम आई है कौन आई मैं पूछ लूंगा आपको। आगे देखो क्या खतरा बताया जाए। एक तो वन में संकटग्रस्त स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब जाति है,
वरना हमारी जितनी भी संकटग्रस्त स्पीसीज है जी, मान लो फिलहाल फोगलो चढ़ रही है, डक है, फोगलो है ना, फोगलो रायतम गिरना और फोगलो डक चढ़ रही है, फोगलो बहुत ही कम हो रही है, पहला खत्म हो तो जान को अब खत्म हो लगे बापरो। तो उनको जो खत्म हो रही है उन जातियों को संकटग्रस्त यानी संकटाग्रस्त हो गई वो, जिनको संकट है, बाकी जिंदगी नहीं संकट हो रही है, बन बचाना का प्रयास करो उसको। दूसरो, मर्दा वन मर्दा प्रदन को रोकते हैं, इसलिए इनका संरक्षण करना हमारे को बहुत जरूरी होता है। वनों का संरक्षण करेंगे तो मर्दा प्रदन को हम रोक पाएंगे। जल चक्र को ये बनाए रखने में सहायक होते हैं, इसलिए भी हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। वन आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ आर्थिक का मतलब होता है रुपयों पैसों से, यानी वनों में जितना ज्यादा वन होगा पेड़ पौधा आप जी कर जग दिन बेच के वहां पैसा कमा सकता, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं, बिना मतलब भी नहीं कि पैसा मेरे को पैसा लेके उछाड़ भोग रहे, छाया चाहिए, पैसा नहीं छाया मान डाऊंगे, फल फ्रूट खाऊंगा पैसा लगा फल फ्रूट के, ये वास्ते इनका संरक्षण करना जरूरी है। मजबूरी हो जाए तो फिर कोई बात नहीं है, एक आधा कोई पेड़ पौधों को, लेकिन ये वादा करके काटेंगे, एक दूसरे को काट दिए तो हम एक काटा तो 3 लगाएंगे 2 लगाएंगे, और प्रत्येक बच्चा अपने एक जन्मदिन पर तो कम से कम एक रोप दिया करो घंटो है, ताकि वे पड़ जाता ना अपने जन्मदिनों को वो फलाना और दूसरे जन्मदिन को। वन हमारी आयु को दीर्घ बनाने में सहायता करते हैं। आयु यानी वन जितना होगा तो वातावरण साफ होगा, बीमारियां कम लगेंगी, बीमारियां कम लगेंगी तो 4 साल मतलब 80 साल जीना रहा आदमी 4 साल फालतू जीव 84 साल जीव, आप कहते हैं क्या करा इतना बड़ा हूँ तब स्वस्थ रहो। तो देखो जिंदगी सारा इंपॉर्टेंट है, चाहे बुढ़ो है, जवान हो, टाबर हो, टाबरी हो, कोई हो, उसमें जिंदगी सारा इंपॉर्टेंट है। 80 साल में अपन ये चाहूंगा 80 साल और 84 साल जीवे, 84 और 88 जीवे, 88 और 92 ताई जीवे, अब कदे 92 96 ताई जीवे, तो मैं को 4 को जोड़ कौन पूछ रही सगड़ा में समांतर से थोड़ी पूछने होता नहीं। एज एक आंकड़ो आगे में वस्तु होता है, वायु में भी वृद्धि हो जाएगी, दीर्घ मतलब बढ़ना, दीर्घ हो जाएगी वायु भी। अभी 21% है, ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, कोई बात नहीं। आगे देखो वनों का संरक्षण कैसे करें, छोटे छोटे पर्सन है, चुटपुटिया पर्सन है, उछाट में है, सारे के सारे उछाट में सुने। वायु को संरक्षण कैसे करें, वनों का संरक्षण कैसे करें। एक तो शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए, यानी कुछ जीवों का शिकार करते हैं लोग, रात में जाके शिकार कर लेते हैं, नाका जाने की जरूरत को नहीं। भीड़ में खरगोश आवाज भोग रहे हैं, खरगोश आवाज भोग रहे हैं, बाज के जहाँ टूटते से कटते से पड़ जाओ, ऊपर टूट के जाड़ गिर ले वहां बहुत बड़े आक्रमण करिए कोई दूसरे विशा लोग खरगोश ने मार गई अपने आप नहीं सोचा दिखाऊंगा आपा कोई देश जीत लिया, दूसरे देश जीत के लिया, बागियां लाग भोग रहे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी संख्या कम है, पहले बढ़ने दो उनको। अच्छा, उसके बाद में वनोन्मूलन को रोक कर जितना पेड़ पौधा लोग उखाड़ रहे हैं फाड़ रहे हैं बांध रोकना चाहिए, ताकि वनों का संरक्षण किया जा सके। अतिचारण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, यानी कई आदत हो रेवड़ पर रेवड़ बांट दी दूसरों, जो एक रेवड़ चढ़ने दूसरे रेवड़ ने बांट दियो, तीसरा नौ देखे नहीं वो बांट दियो, चौथो तापी लिया वो क्यों कहा तेना ने कौन नटो मन कौन नटो, ये सोच के वो तो चौथो आ जाओ, तो उससे कोई फायदा नहीं है, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। कुछ जगहों पे विलुप्त जितनी भी जातियां हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, उन जातियों को प्रजनन को बढ़ावा देना चाहिए, यानी बाका तक स्पेशल व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई यहाँ 28 को थे प्रजनन करना खतरा है। लोगों में वनों के प्रति जागरूकता फैलाकर, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। मुझे कहीं ना कहीं कुछ समझ में आया इस पाठ में, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये इम्पोर्टेंट लाइन है और मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा। आप लोग चाहोगे या नहीं चाहोगे मुझे पता नहीं, मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा। जो साहब में तो कर दी हाईलाइट, कर दी पीढ़ी कर दी। अब सुनो, और भी हम पीढ़ी करूंगा, आगे भी कोई लाइन है इसे हम पीढ़ी करूंगा। हम बिन चीज में देखे ना सोचोगे पीढ़ी कर दी कौन कभी, कोई यान पीढ़ी कराऊंगा भैया, क्योंकि पढ़ाई के मामले में कोई आपसे मजाक को नहीं, कटे कटे पीढ़ी करनी पड़ जाए, कटलाली करनी पड़ जाए, क्या बड़ी बात है। तो देखता चलो, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के निकट कृषि पर प्रतिबंध लगाकर, जटा भी राष्ट्रीय उद्यान है या फिर अभ्यारण्य है, वहां सारे खेती वहां लोग धीरे धीरे बाढ़ नहीं सरकार हो गए, आप भीड़ का सरकार हो गए। हाँ बस बाद में कभी मीटिंग वाटिंग हो सका हटता है तो मेरी ही मेरे बाबू छोड़ के हटता है या कर करके फिर अगले साल 2 साल कोई नया हमारा पट्टी आगे रोक दी, काल तई गाँव था यार, फिर मीटिंग हो गया काल तई हटता गाँव था, पट्टी तो मेरी अठे ही पहला ही गए, अब अठे कर तो आगे कितो तेलो दे दी दुकान देख ली। तो ये सारी क्या है, ये गलत बातें हैं। इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन मानते लोग बहुत कम है। आप लोगों को ऐसे काम नहीं करना है। देखो सागर कीमी कौन चलेगी, धरती है, देखो एक दिन जानो सबने जानो है, तो फिर धरती अटी छोड़ के जानी पड़ेगी थी, या सोचो थोड़ी चीजें में गाल आज धरती का चल ले चलना खा गई, अगर काम आज जी खड़े खेत का दबाण में, इसको कोई काम को नहीं, अठी रह जाओ सारो काम
ये वास्ते जितनी थाने सही है कि भाई हाँ अपन जगह ठिकान नहीं थी सही है रीति सोन में जगह सही है रीति की सही है रीति क्या सही है बीती रखे करो फालतू में रखना के फायदो है फालतू खातर कोई लड़ाई झगड़ो भी ना करे करो कोई फायदो कौन लड़ाई झगड़ो करना जिंदगी नहीं कट जाएगी सारा लोग लेल्टा गाल काटता ही रह जाए ये तीस जगह खातर यार मर गयो नहीं मर गयो जगह वास्ते थोड़ी बहुत जगह यदि यहाँ लगे कि सार्वजनिक रूप में सारे लोग काम आ सके तो किसी जगह ना अपन थोड़ी सी दान कर देनी चाहिए कि भाई हाँ मैं मेरी इच्छा हूँ मेरी तरफ हूँ सारे लोगों खातर छोड़ दो मैं किसी एक आदमी के लिए नहीं छोड़ रहा मैं सारे लोगों के लिए छोड़ता हूँ वो अपने हिसाब से भाई दिल से आवाज आए उठते ये नहीं कि हमने इस जिद में रोक ली हमने इस जिद में रोक ली आ खतर रोक ली ए खतर रोक ली ये गलत बात है क्योंकि अपने साथ कुछ चलेगा नहीं सिंपल सी बात है अभी कुछ आगे ले जानता है ना तो ये है कि भाई मैं भी थोड़ी सी मार ली जगह हटूँ दे देंगे भाई आई तो लीजिए रे मार का नहीं लीजिए थोड़ी माना बोली हो जी मैं ही लेके हाँ लेगा लेते रहे तो एक दो टाबरान तो आगे आप ही भेज दूँ मैं ले जा भाई ऐसी कहा इसी जगह मेरे आगे ले जाए मेल दी तुम आऊँगा नहीं आऊँ ले इसको को ले जाना काम हुआ जिसको पर ले जाओ कोई कौन देखो सीधी सी बात है छोड़ो ही बात है आगे पर्सन देखो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लगा वो पर्सन लेकिन परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही कम है इंपॉर्टेंट लगा है परीक्षा में आने की संभावना कम है वास्ते थे देखो तो देख लेना देखो तो हर हालत में देखो फिर पर्सन है वन्य जीवों के संदर्भ में स्टेक होल्डर के दावेदार ने कोई कहते ना भाई इन काम मैं करूंगा इस चीज ने मैं मेरी जिम्मेवारी है जहाँ अपने कोई संस्था चल रहे हैं समाज में संस्था चल रहे हैं या कोई समिति चल रहे हैं एक इंचार्ज जो है कभी फलाना सामान की देख रेख वो करेगा दिकड़ा सामान की देख रेख वो करेगा अपोचड़ा सामान की वो करेगा मन वापी आ जाए पर्सन वो करेगा इस आ जाए कहीं आ जाए फिर मन अच्छी हो रहा फिर बढ़ता है इसलिए अपन देखो नहीं देखो वन्य संसाधनों के संदर्भ में स्टेक होल्डर दावेदार से क्या तात्पर्य है दावेदारों से आप क्या तात्पर्य क्या समझते हैं तात्पर्य का मतलब होता है समझते ही देखो सब पीढ़ी कर दी अब कदे वन पीढ़ी कर दी कोई बड़ी बात को नहीं पीढ़ी होती रहेंगी बोलती होंगे आगे देखो पूर्व पाठ चलो पीढ़ी होंगे ना 31 मिनट होंगे 1 घंटा पूरी पीढ़ी होंगे इनमें से किसी वन उत्पादन पर प्रबंधन हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकार किसे देने चाहिए यानी पेड़ वरना के संपदा बनी है आपने के इनकम हुई है के पैसा मिला है बिंग अपन अधिकार किन देना चाहिए बिंग बात देखने का एक तो पहला अधिकार तो देना चाहिए वन के अंदर या उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं ना जगह लोग वन अंदर रहे आदिवासी लोग हैं भील समाज का या और समाज का जगह सारे रह रहे हाँ भाई और जातियां भी हैं जंगल में आ जाएगी आपको जीवन यापन करें वो मंतु जातियां बोलना जगह वन के अंदर या आसपास रहने वाले लोग जो वन या अन्य वन्य उत्पादों पर निर्भर रहते हैं अपनी जिंदगी उन्हीं पे आपकी आजीविका भट्टी चलाना पेड़ पौधा भी चलाना पेड़ पौधा चलाना मतलब समझ गया थे हाँ नहीं कि कोई पेड़ पौधे डालो एकदम सीधो करके सपाट करके एकदम बना गए अरविंद ऊपर आपकी जिंदगी चला लगे इसो काम नहीं वो तो देखो वो तो आगे की बात है इतनी तापा गहराई में कौन सोचा इतनी है कि बैठे बांग की लागे कोई जीरियो लाग गयो या कोई मेथी लाग गई 5 लाख को लाग गयो तो निकाल के तोड़ के तेला वाली गाँव में बेचना जाएगा मेथी ले लो साहब नागौरी है तो सुगंध बहुत देगी है जीरो ले लो साहब लहसुन ले लो देसी है कंधा बेच बोग प्याजी ले लो तो ये सारी क्या है ये वनों से संबंधित वनों से प्राप्त संपदा है इनमें वन उत्पाद प्रबंधन हेतु निर्णय लेने के अधिकार किसे दिए जाने चाहिए एक तो उनके आसपास रहने वाले लोगों को या वनों के अंदर रहने वाले लोगों को कुछ उत्पादों को वे प्रत्यक्ष रूप से जीवन यापन के लिए प्रयोग में लेते हैं तथा कुछ उत्पादों को वो बेचकर भी अपना जीवन यापन करते हैं तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काम आते हैं इसलिए डायरेक्ट अधिकार तो बानी होना चाहिए अब कई भारी संपदा है जैसे चंदन की लकड़ी हो वन में चंदन की लकड़ी आपकी सामान्य ज्यादा तो विषय हुआ है वो सिस्टम गवर्नमेंट के पास होना चाहिए मेरा विचार नहीं है तो देखो थारा के ही वो बेरोगो नहीं आगे देखो वो थारा विचार भी आगे जा मैंने बेरो पड़ जाओ पिछा विचार था आगे देखो पीढ़ी करेली अठता ही आगे देखो उद्योगपतियां जितना भी उद्योगपति हैं जो उद्योगपति जान गया ना बिजनेसमैन जो वन में उत्पन्न एक ही प्रकार के उत्पाद पर अपना प्रभुत्व एवं नियंत्रण रखते हैं वे इन उत्पादों को अपने नियंत्रण में चल रहे उद्योगों में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं मतलब समझाया था नहीं बात को नहीं समझाया मेरा आपको भी समझो को नहीं थे थर किया वो देखो के नाल कर हुआ था उद्योगपति जितना भी है नहीं बाव एक एक को अलग अलग कारखानों में एक एक अलग अलग फैक्ट्री हो बिंग माबे कोई कच्चो सामान ले जाए पेड़ पौधा बठो लिया तो बाव नियंत्रण फिलहाल भी जगह वन बलियावंत भी वन पर भी या मालिक कोई चंदन को उद्योग कर रहे या फिर कोई बांस का लट्ठा ईस बना रही हो मात्र
तो वो बांस कठों ले आओगे, जंगलाओं में ले आओगे, काट काट के वन्ना में ले आओगे, वन्ना में ले आओगे तो जगह वन में ले आओगे भी वन में किंग अधिकार है, बांस तोड़ना वो बिंगो अधिकार है। समझ आगे बात। अच्छा, और तीसरा कारण इसका दावेदार होना चाहिए सरकारी वन विभाग, यानी सरकार को जो एम भारी जो इनकम बने पिछले हाइएस्ट बने वह सरकार का वन विभाग है खत्म होना चाहिए, अकाउंट में होना चाहिए, मतलब मैन इंचार्ज गवर्नमेंट ही होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति या वन्य प्राणियों से स्नेह रखते हैं। और एक हमारी सद्भावना यह भी है कि जका कई लोग ऐसा भी हैं जका खुद लालच कौन करे, पैसा कमाना खुद लालच कौन करे, वन पेड़ पौधा बीच में रहे या वन्ना बीच में रहे, वन्य जीव जंतु बस अगर प्रेम करें, स्नेह करें, लाड प्यार करें, बार खानो खुणो खिलावे और खिलावे तो बैठेगी थोड़ी बहुत संपत्ति बनाए, थोड़ा बहुत कोई आनी जानी पैसा 2-5 पैसा छोड़ गिजा भी आ गए कोई और है तो वह सरकार आ रहा वन विभाग आ रहा नए लेगे। और प्रकृति प्रेमी लोग हैं बाम दे देना चाहिए, क्योंकि वन भी तो ईश्वर अधिकार होना चाहिए, वह भी दावेदार है इस चीज का। समझ आ रही है कि हर बात में क्या करना चाहूँ, तो इन प्रकार से थोड़ा सा इन बारे में एक बार और सुन के वो लिख सकते। एक तो आसपास रहने वाले लोगों को उनका अधिकार देने चाहिए, उद्योगपतियों को उनके अधिकार देने चाहिए, सरकारी विभाग को अधिकार देना चाहिए, और प्राकृतिक या एक ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति या वन्य जीवों से प्रेम रखते हैं उनको भी ये अधिकार देना चाहिए। समझ आई बात। अच्छा कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। आगे देखो, वरना देखो प्रकृति अनधिकार देना क्यों चाहिए। आगे देखो, ये विश्व आंदोलन आ रही है जगह बेरो पड़ जाओ था कभी वह आदमी क्या कर सके, वह आदमी क्या कर सके, मान अधिकार देना गलत है सही है। सुन लियो, चिपको आंदोलन हो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के रेणी गांव में, चिपको आंदोलन, चिपको यानी चिप गया उत्तराखंड के गढ़वाल जिले रेणी गांव में चिपक गया है। 1970 में लकड़ी को ठेकेदार आयो गांव रेणी में आगे दाटी काटना की सोची भाई काट जावे, आदमी आवन गांव में नाके बारे गएडा, कोई बरात बरूत में गएडा हो गया, क्योंकि आपने परंपरा ऐसी चल रही है अभी ताई। अब तो चलो शिक्षा हो लगी, पड़ लगे, वो लड़कियां लेडीज जो भी हैं वो बारात में जाने लग गई, लेकिन पहले ऐसी परंपरा थी आदमी तो कौन हो गया करे भाई, हाँ कौन बैठो लड़कियां भाग भाग के जा के बांगा पौधा बार बार के हाथ गाले चिपक गई बोल लो अब काट के दिखाओ। ठेकेदार जी बंद हो गया, चुपचाप हो गया, बोले यार अब के काटा रहने दो, छोड़ो काम नहीं बंद करो। जब दिन में काम में बंद करो नाम दे दी चिपको आंदोलन, क्योंकि भाई महिला वर्ग ये बड़ा महिला वर्ग सारी बात हटे बार बार की बात कर ली चिपक गई एकदम। हम ज्यादा गहरे में ना सोचियो। गढ़वाल जिला रेणी गांव में, रेणी में नहीं, रेणी से तारनगर गया करता, ये गढ़वाल जिला को रेणी गांव उत्तराखंड में 1970 की बात है, पहले की नहीं 1970 की। 1970 में और कानून हो गया। आरबीआई 2012 इन पर ने एक बार तवज्जो दी है, चिपको आंदोलन के बारे में कुछ टिप्पणी डालिए, प्रकाश डालिए। तो क्या क्या लिखोगे चिपको आंदोलन में? चिपको आंदोलन में लिखोगे यह आंदोलन उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के रेणी गांव में 1970 के दशक में, शुरुआती दशक में ही हुआ था। और इसमें लकड़ी के ठेकेदार ने लकड़ी काटने का आदेश दे दिया, तो लकड़ियों को बचाने के लिए वहां की कुछ महिलाओं ने पेड़ों के बाहर से पेड़ों को अपने आप से चिपकाकर खड़ी हो गई और उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि पेड़ों को न काटा जाए। तो उन्होंने अपना पेड़ों के प्रति जो प्रेम था, स्नेह था, वो दिखाया था। अब ऐसे लोग उन पेड़ों की संपदा, उन पेड़ों से जो खर्चा बनता है या फिर और कुछ बनता है उसके अधिकारी है। समझ भाई बात। ये था चिपको आंदोलन 2012 में पूछो है, बाद में कभी पर प्रश्न नजर पड़ी को नहीं, पड़ जाए साल तो थारी याद रह जाओ मन बेरो है, न नजर पड़े तो कोई बात को नहीं, प्रश्न और भी गणा पाठ में एक चिपको आंदोलन रहेगा। 2-3 परिभाषा और में देख लो। सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी क्या कहें? सामाजिक को मतलब समाज है, वानिकी को मतलब वनाओं पेड़ पौधाओं समझ। वन संरक्षण के लिए जन सहयोग हेतु एक अभिनव योजना प्रारंभ की गई थी, यानी वन संरक्षण करने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी लोगों के साथ। जन सहयोग मतलब लोगों का सहयोग करके, आ नहीं कि सरकार आ बैठ जाएगी काम करने ना, लोगों ने कहो भाई थे हमारा सहयोग करो, तो लोग भी करें भाई, क्योंकि सरकार जो लोगों को सहयोग करे, लोगों ने भी सरकार को सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करा तो काम बने वो, जिससे सामाजिक वानिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत पंचायत स्तर पर, पंचायत के गाँव में, आपके गाँव में जैसे IT सेंटर हो, पंचायत के जहाँ पर ग्राम पंचायत बोलना, सातवीं ग्राम पंचायत होगी, ये राजपुरा ग्राम पंचायत,
और सारी पंचायत को नहीं अभी हमें इनका देव तक जाए थे तो कहीं रामपुरा पंचायत बन दी है, जवानीपुरा पंचायत बन रही है, ए को नहीं अभी ए छोटा गाँव है तो बडोड़ा गाँव नीचा है एकदम। तो पंचायत स्तर पर सड़कों के किनारों पर, नहरों के किनारों पर, रेल मार्गों के किनारों पर या बंजर भूमि पड़ी है जहाँ पर कुछ नहीं उगता जो बंजर भूमि कहते हैं वहां पर, या पंचायत की कोई खाली भूमि पड़ी है भीड़ पड़ी है वहां पर जनता और समाज के लिए इमारती यानी जनता के लिए लोगों के लिए इमारती लकड़ियों के या ईंधन हेतु, यानी ईंधन का मतलब जलाने खातर लकड़ियां एवं चारा एवं फलों की पूर्ति हेतु बहुउद्देशीय पेड़ लगाए गए थे इनके किनारों पर। अब रोड के किनारे देखो आते पेड़ पौधा लगा रखे हैं, बीड़ाम भी देखो पेड़ पौधा लग रहे हैं, क्या खातर लगा रखे हैं, गवर्नमेंट कह रहा है कि भाई जरूरत पड़े वहाँ पेड़ पौधा हूँ आपको कभी फल फ्रूट का जो पेड़ पौधा है तो फल फ्रूट ले सके, चारों चूरू ले सके, थोड़ा बहुत कोई चार्ज होगा वो एक समिति बनाई जाएगी प्रत्येक गाँव में, भी गाँव में समिति जमा कराबो करेगो और वहाँ छांगन छुंगन जितना भी है लूंग लांग जितना भी चारो है वो एक दो आदमी ले सके, 1 2 3 4 5 जितना मिलके लेना चाहे ले। ठीक है। वन्य जीव सप्ताह ही वास्तव मनाया जाएगा, जितना भी वन्य जीव जंतु है बांगे प्रति लोग के करें प्रण लेकर भाई मैं बाऊ ख्याल रखा बाई सुरक्षा करा हर हालत में। ये वास्ते सरकार की एक योजना चल रही है, सगला राष्ट्र है वो सारा मनावे इस चीज में। अक्टूबर की 1 तारीख खुलेगी 7 अक्टूबर तक, यानी 1 अक्टूबर 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाए। बिंग माँ छोटो टाबरो से टाबरियो, बड़ो टाबरो से बड़ी टाबरियो, अते आदमी और लुगाइयो सारा का सारा भाग ले इसका और सारा का सारा एक शपथ लेके और प्रत्येक साल 1 2 1 2 1 2 कई हम दम हो तो 5 पेड़ पौधा की सुरक्षा करके और एक बार नयो जीवन दे पेड़ पौधा जो तो थारो जिंदगी में पढ़ना सफल है। अन्यथा सफल तो है लेकिन इतना ज्यादा सफल को नहीं जितना एक टब रहता हो। आज बात सुनिए बांग पर गौर करो भी तो आगे देखो। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, और देखो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार ए बच्ची मतलब महिला के नाम पर ही पुरस्कार चाल गया, आने वाली पीढ़ियां याद करती जाऊंगी। क्यों? क्योंकि इसने काम ऐसा किया था। काम कैसा किया? 1731 गए वहां 363 लोग अगर आपकी 3 बेटी तीनों की तीनों राजा ऑर्डर आयो खिजड़ी गांव, जोधपुर जिले खिजड़ी गांव की बात है। खिजड़ी देखो आपने राज्य वृक्ष किया है खिजड़ी है, और बटे भी गाँव में सब ज्यादा क्या है खिजड़ी, गाँव का नाम ही खिजड़ी है, खिजड़ी है जोधपुर जिले में पड़े। बटे राजा को आदेश आयो जानटी काट लिया होगा, खिजड़ी कहें जानटी नहीं अपना राज्य को वृक्ष भी हो तो बोले ना बेलू भाई आओ, बोलो मैं कौन काटन दे। बिश्नोई समाज की महिला ही बिश्नोई संप्रदाय की, बिश्नोई को मतलब हुआ है इसी जाति की 20 और 9 29 बिश्नोई 29 नियम माने फिर बोले बिश्नोई जाति। तो बाम पहला नियम बाम वही है कि नाड़ कट जा बुलाए लेकिन पेड़ पौधा की रक्षा हर हालत में करा, बाम पहला नियम यही है। तो सिंपल समझ भाई थारा बात के ऐ महिला आपको बलिदान करवा दियो मतलब नाड़ नूड़ कटवा दिए अमृता भाई बिश्नोई 363 लोग हैं आपके साढ़े 363 लोग थोड़ा बन गया इतना लोग आ गया मतलब खेदड़ी वृक्ष ने बचाना खातर नाड़ कटवा दिया अपना बलिदान दिया बिंग त्याग की और बिंग इसी भावना के पर भावना प्रेरित होकर गवर्नमेंट भी नाम का छपवा दियो किताबा में छपवा दियो कि भाई हाँ तेरा नाम मानना सारा बच्चा जितनी भी पीढ़ियां होंगी वह सारी पढ़ती जाएंगी और तेरे नाम पर मैं पुरस्कार भी देंगे बढ़िया काम करोगे। तो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाए हमेशा ही। देखो इतना बढ़िया काम करो थारे में भी कोई भावना बनाएगी ऐसा नाम देख के ऐसा नाम सुन के कभी इस महिला ने किया है कुछ ऐसा हम भी नया काम करेंगे। फेमस होने के लिए नहीं कि मैं फेमस हो जाए लेकिन खुद का दम पर यहाँ तुम एकदम यहाँ दिल संतुष्ट होना चाहिए कि मैं इस काम करिए ज्यादा ज्यादा सही लड़का और मैंने बेरे ज्यादा ज्यादा क्या कर सके बेड़ते सुट मार सके याद दो साहब और पुरस्कार जोड़ दो बीड़ी पुरस्कार। अब आगे देखो मर्दा भी है, मर्दा के बाद में 1 2 और पढ़ने पहले मर्दा देख लो क्या है। मर्दा जान गया धरती होगी ऊपरली माटी होगी बोले मर्दा। तो आप क्या याद रखोगे यहाँ से देखो भूमि के ऊपरी परत पर पाए जाने वाले चट्टानों का बुरादा मर्दा कहलाता है। भूमि के ऊपरी परत पर पाए जाने वाले चट्टानों का बुरादा क्या कहलाता है? मर्दा कहलाता है। उसके बाद में क्या है? अब मर्दा प्रदन क्या बता दिया था ना, भूमि के मर्दा प्रदन उसको कटाव करना यानी मिट्टी यदि कट के खट जा रही है बिन के बोला मर्दा प्रदन या मर्दा को कटाव बोला समझ भाई बात के। इसके कुछ कारण हो सकते हैं यानी मर्दा प्रदन एक दूसरे जगह के कारण है। एक तो मैं थाना बता दी वनों का नष्ट होना यानी वन यदि नष्ट करता जाऊंगा जितना ज्यादा वनन काटता जाऊंगा बीती ज्यादा क्या होगी मर्दा अपराधित होती जाएगी। दावानल से भूमि का कटाव होना, दावानल के जंगलों में लगने वाली भीषण आग यानी भयंकर आग लग जाए। अब भयंकर आग लग गई पेड़ पौधा जल के बड़े खत्म हो जा और माटी भी गर्मी में क्यों हो जाएगी, माटी भी आग बढ़ेगी धरती पर धरती भी किसी को हो जाएगी
एकदम पोली हो जाएगी, नरम हो जाएगी, नरम हो जाएगी, आंधे चाले नरम नरम माटी टूट जाएगी। माटी होनी चाहिए थोड़ी काठी। अनियंत्रित रूप से चारागाह करना, अनियंत्रित रूप से कोई चारागाह कर रही है, लगातार धुआंधार चला रही है, धुआंधार चला रही है, तो भी बेटे क्या होगी, भूमि ढीली हो जाएगी, ढीली होना क्या होगा, माटी उड़ के जा सके, यानी मृदा प्रदन हो सके। और गलत ढंग से कृषि करना, तो यह आदत को बोड़ी को आदत है, चढ़ाई हर जगह है ना, ऊंचाई है, बटे कभी ट्रैक्टर नित्य डाल जावे, ज्यादातर यही करें, ऊंचो चढ़ाई ट्रैक्टर नित्य डाल जावे। ऐसी खेती नहीं करते, ढाई ऊंचाई वाले स्थानों पे, वहां पर सीढ़ी होती है ना, अपने पेड़ी हो गए मकान वाली, पेड़ी से आगे फिर खेती करनी पड़े, ताकि ऊपरली ऊपरली माटी उड़ जाए, तो बाकी निचली पेड़ी तो साफ साफ रह जाए, अनाज फिर हो ढंग। लेकिन इतनी मेहनत कोई करनी चाहे। कई कई तो हमेशा देखो खेत बन जा, तो ये ट्रैक्टर में फोन करते हैं, भाई जी बीज 12 ही पड़ी है, 12 होली चाहिए चक्केगा, आप भी कौन सा 10-15 दिन बाद अनाज उग जाए, ऊपरी घास निकल जाना, बाद में कहा ट्रैक्टर वाले फोन करके गयो, तो आवाज पहला खाड़ा खुड़ा बना गया, आवाज सीधी बना गया आवाज। लेकिन तक नौबत इतो टाइम को नहीं लोग है ना, यही वास्ते थोड़ा ध्यान रखियो। यदि थारा में कोई पढ़ गए, बढ़िया टाबर पढ़ के कोई खेती में भी आपको जीवन यापन करना चाहो, तो भी वो ढंग खेती करने का प्रयास करे, आना है कि नहीं और करता है लीक पीटता है, भी पीट लग जाए, समझ आई बात। अच्छा आगे देखो, मृदा प्रदन के उपाय या प्रभाव, सॉरी मृदा प्रदन के प्रभाव या उनके बचाव के उपाय। मृदा प्रदित हो जाएगी, एक स्थान दूसरी जगह माटी उड़ जाएगी, तो क्या हो उसके आपने सागे के नुकसान हो उसके, वो पढ़ना एक टॉपिक में अपन एक दिन उपाय की कर सकता। तो पहले सुनो, यदि मिट्टी एक जगह दूसरी जगह उड़ जाएगी, तो भूमि को उपजाऊपन खत्म हो जाएगा। जी मान लो अपना नाज खेत में नाज बोड़ हुआ है, हमेशा ही 1 बीघे में 2 कुंटल या 1.5 कुंटल नाज उग जाए, ठीक है, 1 बीघा जमीन में 1 कुंटल या 1.5 कुंटल नाज उग जाए, तो सोच के देखो थे, ये सोच के देखो, माटी बढ़िया है तो नाज बढ़िया हो लग रही है। अरे 1 कुंटल एक बोरी 1 बीघे में हो रही है, तो वो बहुत बढ़िया नाज मानी जाए, धरती बहुत बढ़िया मानी जाए। अभी धरती का वहां सोच के देखो थे, भी धरती की माटी उड़ के अगले खेत में उड़ जाओ, तो वो नाज तो अगले भी बने, वो आपने किस बनाओ, आपने की कौन बना अगले के नहीं है सोचा ना रे कौन देख जो गरीब को निकलेंगे 10 लाख की इसका काम करा और कि कौन करना, तो ऐसा काम नहीं होता है। आपकी कमी की वजह से गया है ये मिट्टी, आपकी कमी की वजह से अब गई क्यों है वो नीचे कारण देख लेंगे। उससे पहले देखो भूमि का समतल होना, यानी तो कई जगह माटी उड़ जाए, कई जगह रह जाए, तो उड़ ही बैठे तो गोबो पड़ जाए, वो खाडो पड़ जाए, वो और बट रह जाए टिब्बा जा 2 टिब्बा बन जा खेत में अपने। अब कहते हैं थोड़े दिन बाद इन कटी को 1 टिब्बू बचे, तो 1 टिब्बू बच को कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद इन लोग और कुट्टा 1 टिब्बू और बन जाओ, तो यहाँ खेत में आपने भूमि उबड़ खाबड़ बन जाए, फिर पास गोबा गाबा खाडा खुडा सब मिल जाए काम, पूरी भूमि को अलग से। और भूमिगत जल स्तर का नीचे चला जाना, भाई धरती ऊपर माटी उड़ेगी, पानी भी थोड़ा नीचे जाओ, और बंजर भूमि हो जाना। यदि कुछ वहां से उपजाऊ पर नहीं हट गई उसकी, मतलब मिट्टी का मात्रा का ह्यूमस जगह जीवाणु और हाँ वह भी दूसरे खेत में चला गया, तो भटके बच्चा वो भटकी कौन बच्चा, सीधी धरती बचेगी, भी ऊपर पत्थर बाले बुलाए कौन उगे, क्यों बाले बुलाए क्यों कौन उगे, फिर भी बंजर भूमि बोले, कुछ भूमि बोलना भी नहीं, बंजर भूमि बोले, समझ आई बात के। आगे देखो उपाय क्या कर सकते हैं, बताओगे उपाय। सब इम्पोर्टेंट उपाय है मृदा प्रदन में बचाना है, तो जिंदगी में हमेशा याद रखो मृदा प्रदन की घटना को आपको बचाना है, तो आप सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाए अपनी जिंदगी में, ज्यादा से ज्यादा। कई कहते हैं साहब मैं 10 लगा लिया, तो कई बड़ो काम कर दिया, ज्यादा हमको कम से कम 70 थोक पूरा 70 थोक। अब वनों के नए मैदान बना, सॉरी घासों के नए मैदान बनाना, अगला क्या है ये देखो, हेडिंग कर रहा हूँ, देखो घासों के नए मैदान बनाना, मैं कहते पीढ़ी करके तो कोई बात को नहीं, घासों के नए मैदान बनाना, खेतों को समतलित करना, खेतों को भी आप क्या करें समतलीकरण करेंगे तो क्या होगा, समतल कर दें, आती बात आप को नहीं होगी, माटी एकदम सीधी सीधी हवा ऊपर की उड़ जाएगी, बताएं आने की नौबती को नहीं आओगी, आई समझ में। अच्छी मेड़बंदी करना, मेड़बंदी नाम है, मेड़बंदी को मतलब वो चारों ओर बाढ़ करना, चारों ओर बाढ़ कर दिया, माटी आकर जा बाढ़ का मारे उड़ के रह जाएगी, अब पाछी बाढ़ नहीं झटका दे, यहाँ पर समझाई बात के खेत की खेत में रहेगी। बाढ़ का मतलब आप नहीं करते हल्का के बेट की लगा देनी नहीं, एकदम पूरी अच्छी बाढ़, एकदम अच्छी बाढ़बंदी के साथ आप घुसना चाहो तो भी कौन घुस सकता हूँ, माटी बाढ़ माटी इसी बाढ़ करनी। आगे दलानों वालों दलानों पर सीढ़ी नुमा खेती बनाकर खेत बनाकर खेती करना, यानी जो ढलान वाले खेत हैं टिब्बा ढलान तो लग रहे हैं खेत, ढलान पर खेत में सीधी सी बना के अपन खेती करनी जरूरी होगा। तो वही बात, कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम कौन ना, आप 10 मिनट हो रहे वीडियो लास्ट देखो आपने वाटर के बारे में, वाटर क्या है, वाटर के बारे में आपको क्या समझना वो देखिए। वाटर जल, पानी जाना ही होते H2O सूत्र गिरते हुए जल, भूजल स्तर या
पानी की कमी को बताने के लिए किया गया प्रयास जल संरक्षण कहलाता है। भूजल या फिर भूजल स्तर में पानी की कमी को बताने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे जल संरक्षण कहते हैं। जल की कमी का 3 प्रमुख कारण क्या है। एक तो जनसंख्या वृद्धि, यानी जब जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा पानी खर्च करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे, पानी पियूंगा, तो एक तो कमी होना वो कारण होगी। दूसरों वर्षा की कमी, यदि पेड़ पौधों को काट दो तो वर्षा नहीं आएगी, वर्षा नहीं आएगी तो आपको समुद्र वाला खारा पानी पीना पड़ेगा जो कि पीने लायक नहीं होता है, इतनी ज्यादा गंदगी होती है। कहीं देखते हैं जीवन करो उल्टो पड़ जाए पानी पीने तो बहुत दूर की बात है, उल्टो पड़ जाए देखते हैं इतनी गंदगी हो समुद्र में। और जल का प्रदूषण है, सबसे ज्यादा जल प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण कारण था क्या है, नदी कोई नालो जा रही है, कोई नदी जा रही है, ऊपर बैठ के कपड़ा धोना, सारे जाके टॉयलेट करके ना करने जानो बटी ताई धोना रही वो क्रिया करें वो करके बस बटवा जानो। कोई राख डाल के आ रही है, कोई अस्थियां डाल के आ रही है, तो गेहूं भी क्यों रहे हो, पानी खराब हो रही है, प्रदूषित हो रही है। तो ये क्या है, सब ये प्रदूषण करने के कारण है। इसी वजह से हमारे देश में पानी की कमी आती रहती है। आप लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो कम से कम ऐसे कामों से बचें जिनसे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ये सारे काम है। इनसे साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपसे मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो आप ध्यान इन चीजों का ध्यान रखें। किस चीजों का ध्यान रखें कि जल को सुरक्षित कैसे करें, इस चीजों का ध्यान रखें जो आपको मैंने बताया, जनसंख्या वृद्धि वाली और ये जल को प्रदूषण करने वाले। वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाने वाला प्रयोग जल संग्रहण कहलाता है। यदि आप वर्षा हो जल है, आपने छात पर मकान को पानी पड़ मकान को छात पर पानी पड़ रहा है, बिना पानी एक जगह स्टोर करना, एकत्रित करना, तो खातर प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग करना मतलब कोई ना कोई कुंड या दर्डो या कुंडड़ी कुछ बनानी पड़ेगी ताकि भी वहाँ पानी गिरवा सकता वो पानी पड़ा हुआ दिन के बोला फसल को संग्रहण कर लियो, 2-3 महीना अपन खटिक समझाना बड़ा पानी की व्यवस्था होगी। समझ आई बात। अच्छा, जल संग्रहण के साधन क्या क्या है भारत में, देखो खड़ीन है एक तो राजस्थान में, खड़ीन तालाब उत्तर प्रदेश में, झील राजस्थान में ही, नाड़ी राजस्थान में, कुल्ले हिमाचल प्रदेश में, पाइन, सुरंगम, ताल, ये आपके किस में आते हैं बोलो। ये जल संग्रहण के क्षेत्र हैं, आपके जल को संग्रहण करने के काम आते हैं। जल को एक भूमि का जल होता है उसको एक जगह एकत्रित करने के काम आते हैं। ये आपके जो मैंने नाम बताए, खड़ीन, नाड़ी, कुल्ले, पाइन, सुरंगम, झील, तालाब, ताल, ये सब आपके इसमें काम आते हैं, याद रखिएगा इन चीजों। अच्छा, अब आपके आ गए प्रश्न, क्या गए अब आपके प्रश्न आ गए। वर्षा जल संग्रहण के 2 तरीके और 2 लाभ बताइए। वर्षा जल संग्रहण करने के 2 तरीके और 2 लाभ। 2 तरीका तो कौन कौन सा है, 2 लाभ कौन कौन सा है। तो 2 तरीका तो जा दिया, मान लो खाली भूमि है भी तालाब बनवा दिया आप, खाली भूमि में तालाब बना के भी आप एक तरीके जल संग्रहण कर सकते हैं वर्षा। और एक शहरों के अंदर भूमिगत टैंकों में छतों से आने वाले वर्षा हो, यानी आप क्या करो घर बनाते हैं वहां गए कुंड बनवा लिया, तो कुंड बनवा लिया तो वो पानी भी कुंड के वहां स्टोर कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, कुंड बनाकर भी हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, उसके लाभ क्या है, स्टोर करेगा पानी के काम आओ। एक तो आप साल भर खातर पानी पीने ना कर कौन अपने घर पानी पड़े हो बिन पी बोगना निकाल के। हाँ, दूसरों यदि बहुत ज्यादा पानी है अपना घर, बहुत ज्यादा पानी बेड़ोगे तो आप बिना कृषि कार्य भी काम में ले सकता, सिंचाई करने भी काम में ले सकता। अब कहते हैं सिंचाई करना पानी को नहीं, तो फिर सोचा करे वो है भी तो पी लो नहीं पी जाओ को दूसरा निकाल दो, थोड़ा बहुत पानी के लिए पानी पियो। आगे प्रश्न देखो, बांध क्या है, नदियों पर बांध बनाने के लाभ बताइए। बांध क्या है, नदियों पर बांध बनाने के लाभ बताइए। अगला प्रश्न ये आपका देखिए, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। बांध क्या है ये देखिए, बांध क्या है। बांध नदियों पर बनाई जाने वाली ऐसी संरचना होती है जो जल प्रवाह को रोकती है। किसको रोकती है, जल प्रवाह को रोकती है। बांध नदियों पर बनाई जाने वाली ऐसी संरचना होती है जो आपके जल प्रवाह को रोक देती है। उसे क्या कहते हैं, बोलो बोलो छोड़ो, उसे क्या कहते हैं। अगर नीली कर दिए तो कोई बात नहीं, जिक्र है भी करूंगा हाथ में मेरे फिलहाल। जल प्रवाह को रोकती है, यानी नदियां में पानी आ रही है, धुआंधार आ रही है, धुआंधार आ रही है। वैज्ञानिक टूट के पड़े बोले यार ये धुआंधार मेरे को जान लिया, क्योंकि तू जाए समुद्र में जाए खराब हो जेव तो तने मेठी रोक लिया तो बहुत फायदा हो जाए हमारे। कई लाग गया समुद्र वैज्ञानिक सागा लगे यार, बोले बात तो स्वीट करें। बा में एक बुढ़ो वैज्ञानिक हो, बोले एक बाठो ऊपर कुंडो बना दो ठाडो, वो कुंडा पहला तो कुंडा कहता बांध के लगे तो कुंडो बना दे, कुंडा में पानी सारो रुक जाओ आगे। बाई करी अब
नदी जाई भी ऊपर बांध बना दी, पानी सारो भी वहां आगे बढ़ो जाए, नदी में ढिलो जो पानी आगे जानना डीक वो पानी आओ, वो पानी आओ भाई जी, पानी को नहीं आए आगे नदी में तो आवे किसी को ले बांध बना रखी तो बांध ही वास्ते बनाई जाए। क्या खातर है? आगे लान पानी नहीं पुकाने खातर, ये वास्ता नहीं। आगे देखो के लाभ हो बांध बनाने का, लाभ के क्यों देखो, यदि पानी आप एक जगह एकत्रित कर लिया तो बठू नहर काट बांध मुख्य काट एकत्रित जल को नहरों के द्वारा दूर दूर तक सिंचाई हेतु भेज सकते हैं हम। सिंचाई करना खातर भी आप अलग अलग स्थानों तक भेज सकते हैं। अच्छा, बांधों में जल को उपचारित करके पेयजल हेतु नगरों में भेजा जाना, यानी बिंग में पानी पड़ियो है अपन यहाँ लगाओ नदी में खारो खराब पानी आएडो है, कोई मर गयो जानवर वहां पड़ गए और एक फलाने का अपन यहाँ सोच बोगना, लेकिन इसे सोचना अपन गलत है क्योंकि नहरा में जब भी पानी निकाले जाए अपन के करना पड़ा बिंग में नहरा में के कर दी ब्लीचिंग पाउडर डाल के बिंग में जितना भी कीटाणु जीवाणु सारा मार दिए वो पानी फिर अपने शुद्ध रूप में एकदम पीना है। हाँ बात अलग है कि भाई ग्राम की कोई टंकी में पानी भिड़ो जाए बिंग में कोई गेट दे कचरो तो बात अलग है, लेकिन उसके तो टंकिया में भी पहला बहुत ब्लीचिंग पाउडर गिरे कई बार। समझ आई बात की? समझ आगे नहीं सारा का बात? बिल्कुल सही बात। आगे देखो विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं, यानी भयंकर कोई नदी भाग आ रही है जैसे कंबल नदी है, खूब धुआंधार एकदम पानी फेंक रही है तो वह क्या करेंगे बांध के ऊपर पानी घेर देगा, वो बांध वो पानी मतलब बांध दबेंगे ऊपर बांध बना रखे बैके हो जाएंगे पानी भर जाएंगे। अब बठू पानी ऊंचाइयों गिराया जाए बढ़ावा धड़ नीचे क्योंकि गेरनो था ही पानी, सिंपल सी बात है पानी नीचे गेरनो था ही बांध में भरिया भरिया को राखना। हाँ नीचे गेरनो मतलब लोग करिया जो पानी पे पी लेंगा नहा लेंगा और काम कर लेंगा, इन वास्ते वो पानी मांगता ही उगुसते हैं। लेकिन ध्यान रखना की बात है इनमें जो पानी भर तक पुग गया बिन उपचारित भी तो करना पड़े है क्योंकि बांध में खराब भी तो हो जाए पानी, तो उपचारित करना खातर वो मिला जाओ। अच्छा, पानी ऊपरों टरबाइन पर गिर जाओ, टरबाइन के वजह से आगे चाल जाएगी, टरबाइन फिर विद्युत बन जाएगी। बाढ़ एवं सूखा काफी हद तक इसका भी बचाव कर सकते हैं। समझ आई बात की? चलो बढ़िया बात है। आगे तो आगे देखो जल प्रदूषण क्या है। जल की भौतिक अवस्था यानी रंग रंग वही कौन जल में रंगीन हुआ है, रासायनिक यानी स्वाद शोध और जैविक गुणवत्ता में कमी आना, यानी आप ऐसे लिख सकते हो जल में अपवित्रता आना, सॉरी जल में पवित्रता, जल की पवित्रता खोना या जल में जल का अपवित्र होना जल प्रदूषण कहलाता है। या सिंपल विज्ञान की भाषा में याद करो तो यहाँ याद करो, जल की भौतिक रासायनिक और जैविक क्षमता की गुणवत्ता में कमी आना जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के मापदंड यानी जल प्रदूषण क्या हुआ, खराब हुआ है, इसको मापने के लिए आप क्या करोगे? एक तो जल का पीएच मान ज्ञात करके आप बता सकते हो जल खराब है। यदि पीएच मान 7 से नीचे आ रहा है तो आप कहोगे जल अम्लीय है यानी खाटा है, खराब है, पानी ले बैठेगा। और जल की पीएच यदि 8 से ऊपर आ रही है तो आप कहोगे क्षारकीय है, ये भी ले बैठेगा। तो लेके कौन नहीं बैठेगा? जल का पीएच मान यदि 7 के नजदीक है या 7 है तो वह पानी पीने योग्य है, अन्यथा पानी पीने योग्य नहीं है। या जल में बदबू आ रही है, गंध आ रही है तो भी आप माप सकते हो कि ये पानी खराब है। यदि गंध आ रही है तो आप ऐसे थोड़ी को मन दे रहे हो गंदा हो पानी पियो, या थोड़ी को यानी वो खराब हो जाए पानी भी कौन पियो, आप माप लियो भी। जल को स्वाद में पड़ जाओ, पानी की शोक खटो है, मीठो है, सरको है, नमकीन है, वो देख के आप सच्चे बता दें तो वो भी एक मापदंड हो। और सब इम्पोर्टेंट है कोलिफॉर्म नाम को जीवाणु, कोलिफॉर्म नाम को जीवाणु वो सब इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो जीवाणु पाए जाए मानव की आंत में, कट पाए जाए कोलिफॉर्म जीवाणु मानव की आंत में, और वो क्या कर दे? और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर दे मानव में या जीव जंतुओं में, सारा जीव जंतुओं भी कर दे मानव में भी कर दे। तो वो सब ज्यादा फैल रही है पानी में, गंगा नदी में कोलिफॉर्म। तो यूं भी आप अनुमान लगा सकता कि पानी प्रदूषित है या कौन नहीं। एक याद रखो कोलिफॉर्म जीवाणु जगह पानी में बढ़ गया वो पानी सब गंदो। फिर 1% 2012 में आया हुआ है गंगा कार्य, सॉरी 2012 में नहीं, बाद में आया गंगा कार्य योजना। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सन 1985 के अंदर सफाई की शुरुआत की गई थी। 1985 में वक्त करी, 1985 में सफाई की शुरुआत करती है गंगा नदी, गंगा कार्य योजना 1985 में शुरुआत करी, लेकिन कई पड़ा टूट के तब तक के बोले सफाई करा, लेकिन कौन नहीं करी, बीच में फिर बंद कर दी, आलस कर दी, आलस कर आदमी की काम होने। गंगा नदी सबसे प्रदूषित नदियों में एक है, यानी सौ गंदी प्रदूषित मतलब गंदी नदी है ना भारत में, सौ प्रदूषित हो या मतलब अपवित्र हो नदी आए की मानी जाए, जिसके किनारों पर अब कारण की है गंगा नदी ने एक दिन दोष को नहीं बैठा रहना लोगों दोष है, क्योंकि बैंक किनारे पर पूरे देश में लगभग 100 ज्यादा नगर बस रहे हैं गंगा नदी के किनारे पर, जिनके उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट मलमूत्र एवं राख अस्थियां विसर्जन के कारण जल प्रदूषित हो गया है।
समझ आई बात की। बांग उद्योगों में निकले, अपशिष्ट निकले, कचरो निकले, राख निकले, अस्थियां निकले, मतलब बांग उद्योग में सारी जगह काम है ना, बांग उद्योग में बांग कचरो निकले, अपशिष्ट पदार्थ निकले, और भट्टा सारा कई कई सुबह पहला टॉयलेट में जाने की बजाय भट्ट जानो सही समझे, क्योंकि पानी ले जानो कौन पड़े बड़ साके। ठीक है, इन वास्ते बटे आप क्रियाक्रम करके बटे हाथ साफ करके और आ जाओ, और वो कचरो फिर कभी उफाना कचरो भी वहाँ पानी मिल जाए तो बहुत गंदो पानी हो रही हो। और राख रू कट्ठों ले जाए, कई कई आपने चल जाए जावे कई करे ना भट जा गया ऑफलाइन, गंगा जी जा गया तो गंगा जी जा गया और के कर गया वो लोटा में राख रूख ले जाए, वो सारी सारी भी माँ विसर्जित करिया हो, तो वो भी किए एक ऐप गंगा नदी प्रदूषित करने को ही कारण है। तो थोड़ा ध्यान रखें, ये एक धार्मिक मामले की बात भी है, लेकिन धार्मिक होने से पहले पहले हम मानव है, धार्मिक बाद में है, मानव पहले है, धर्म वाला सिस्टम बाद में बनाए। तो मानव पहले है, तो मानवता के नाते आप एक परिस्थिति के लिए सभी लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको साइंस स्टूडेंट होने के नाते आपको इन चीजों पर ध्यान देना है कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ आई बात की। अच्छा, अस्थि विसर्जन और ये इनके बारे में कह रहा हूँ। इसके जल में हानिकारक, गंगा नदी के जल में हानिकारक जीवाणु कोलिफॉर्म की उपस्थिति एक रोगजनक स्थिति की ओर संकेत करती है। वो पाए जानो भी पानी में माओ पाए गए वैज्ञानिक मतलब क्या है, वह नदी एक और रोगजनक यानी रोग उत्पन्न करना नदी बन रही है। सन 2014 के अंदर नमामि गंगे गंगा तुझको नमन, नमामि गंगे नामक कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। यानी भारतीय केंद्र सरकार ना दिल्ली में बैठती है, उस सरकार के द्वारा ये चलाया गया था सिस्टम कि एक बार पुनः इस गंगा नदी की सफाई की जाए। समझ आई बात के। चलो आगे तो लास्ट टॉपिक देख लो, पेट्रोलियम और कोयला। पेट्रोलियम और कोयला, कोयला बनता है तो आपको पता है जीवाश्म ईंधन है। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फरन या अन्य पौधों का अवशेष माना जाता है। संभवतः यानी संभावना लगाई जा रही है, ऐसे किसी को पता नहीं था क्योंकि लाख वर्ष पहले कोई जन्मा हुआ नहीं था। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती से चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे। सामान्यतः भूकंप या ज्वालामुखी फटने के कारण धरती के चट्टानों के नीचे दब गई है। पेड़ पौधे थे ना, वृक्षों से जितने वृक्ष है, फरन है, वहाँ फरन है या अन्य छोटे पौधे हैं, वो नीचे दब गए थे भूकंप आने से। धरती दूर लिया, ज्वालामुखी फटा जिसके कारण उसे लावा निकला, वो उसके ऊपर उन पौधों के ऊपर गिर गया था और बाद में उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए। किनके? ये जीव जंतु थे, इनके समुद्र तल में इनके शरीर डूब गए थे और गाद से ढक दिए गए थे। समुद्र में तो कादो ही पड़े रहे, कादो का देश गाद से ढक दिए गए थे। उन मृत अवशेषों यानी गाद का मार्ग का अवशेषी बैक्टीरिया ने प्रबल दाब के कारण तेल एवं गैस का निर्माण कर लिया। यानी बैक्टीरिया के कारण इसमें क्या हो गया, प्रबल दाब लागो, दाब लागने में तेल या फिर गैस का निर्माण हो गया। ठीक है, प्रश्न बनता है कोयला पेट्रोलियम के उपयोग को कम करने के दो उपाय बताइए। कोयला और पेट्रोलियम को उपयोग आप कम कराएंगे वास्ते के उपाय हो सकते हैं। एक उपाय तो है कोयले के द्वारा, ये देखो कोयले के द्वारा जब बिजली बनाया जाए भी उत्पादन कम करना चाहिए। एक तो अपन यानी भी खपत कम करनी चाहिए, भी खर्चों कम आना चाहिए। ये वास्ते आप अभी यूज करनी बंद करा कोयला जो बिजली बन गया। अभी अब कदे अपन वेरो कि अपने कोयला आवे को नहीं तो रीडिंग लेना अभी पकड़ के पूछ ले कहीं ना पहला बता कोयला आवे क्या हुआ है, वो कदे ओके पूछ लियो कोयला आवे है और क्या हुआ पहला बता, वो बता के उठ जाओ ना बताई जाता मैंने पास फोन मैंने बता दिया कौन बताया मैंने। व्यक्तिगत वाहनों के स्थान पर सामूहिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। आपको खुद को पर्सनल साधन यूज करने की बजाय ज्यादातर तो आपको क्या करना चाहिए, बसों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बसों में सभी प्रकार के लोग जाते हैं, इसलिए वो सार्वजनिक चीजों का प्रयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा खुद के साधन के बजाय। ठीक है, बस लास्ट टॉपिक है पाठ का, पर्यावरण संरक्षण के लिए 5R सिद्धांत। कौन सी सिद्धांत? 5R सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है बस। अब उसके आगे आगे प्रश्न इंपॉर्टेंट ये परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ से मुझे लगता है प्रश्न बनेगा, फाइनली बनेगा हर हालत में। पर्यावरण संरक्षण हेतु 5R सिद्धांत, उसमें 5 कौन कौन से? एक तो रिफ्यूज, 3 तो कहते बात सुने रहा है, कौन सा? रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, 3 तो सुने रहे हैं, 2 और सुन लो। एक रिफ्यूज है और एक रीप्रपोज है। रिफ्यूज को मतलब तो है माना इनकार करना, चलो दूसरी फाइल में समझा दूंगा था ना। रिफ्यूज का मतलब तो क्या है? इनकार करना। देखो रिफ्यूज का मतलब यहाँ दिया हुआ है इनकार करना, तो आगे बात क्या मतलब है इसका? इनकार करना।
करना तो है इनकार। क्या करना है इनका? इनकार करना। और रिफ्यूज में इनकार कैसे करेंगे आप देखिए। इसका अर्थ होता है जिन वस्तुओं को आपकी आवश्यकता नहीं है उन्हें आप लेने से इनकार कर दें, जिनकी आवश्यकता ही नहीं है उनको आप खरीदने से इनकार करें, उन्हीं उत्पादों को खरीदने से इनकार करें जो आपके परिवार को या आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का थैला खरीदने के लिए आप इनकार कर सकते हैं। मतलब आप इनको क्या कर सकते हैं, इनको आप खरीदने का कम प्रयास करें और अपने पर्यावरण में एक व्यक्तिगत एक सही नागरिक बनने का प्रयास करें। अपने परिवार को उनको भी सिखाएं। अच्छा, दूसरा है रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग करना। कम उपयोग का मतलब होगा, इसका अर्थ होता है कि आपको कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे बिजली के पंखों की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता होने पर ही पंखा चलाना चाहिए, बल्ब की आवश्यकता होने पर ही बल्ब जलाना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि आप देख रहे हैं एक पानी के नल में पानी टपक रहा है तो आप उसकी मरम्मत करवाएं जल्दी से जल्दी, ताकि जल की बचत कर सकें। और यदि आप खाना खा रहे हैं तो व्यर्थ में आप खाने को न छोड़ें, नष्ट न करें ऐसे, ठीक है। यदि आपको एक रोटी की भूख है तो आप एक रोटी लीजिएगा, अन्यथा 2 की भूख है तो 2 रोटी लीजिए। अदरवाइज कोई आपसे भावनाएं रखकर, आपसे मतलब फीलिंग्स रख के आपको एक रोटी और खिला देता है तो आप, मेरे हिसाब से तो मुझे तो लगता नहीं है कि भाई एक रोटी से आप लोगों में कोई अलग प्रभाव आ जाएगा। यह तो नहीं है कि आप एक रोटी और खाने से आपका पेट इतना आगे बढ़ जाएगा कि दूसरों को भी परेशान करने लग जाएगा, मतलब दूसरों घरों में चला जाएगा आपका पेट बढ़कर। मुझे ऐसे नहीं लगता, क्योंकि एक रोटी 20 ग्राम की होती है, इतने बड़ा आपका शरीर होता है तो एक रोटी आप 20 ग्राम तो आप एडजस्टमेंट कर ही सकते हो। छोटे बच्चे तो हो नहीं आप लोग, क्योंकि 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, इसलिए ध्यान रखें थोड़ा सा। चाहे आप कहीं पर भी जाएं, शादी विवाह समारोह या फिर कोई और फंक्शन प्रोग्राम छोटे मोटे आपके इनविटेशन पर गए हो, कहीं किसी ने आपको बुलाया हो, कहीं पर भी आप गए हो खाना खाने के लिए, तो उनकी फीलिंग्स का थोड़ा मान सम्मान करना सीखें। और इसके अलावा ही आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें कि ज़्यादा नष्ट भी न करें इन चीज़ों को, ठीक है। यदि आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो वो नष्ट होती है, फिर वो खराब ही हो जाएगी आप लोगों की। उसके बाद देखिए अगला पुनः उपयोग, यानी इसको कहते हैं रीयूज, पुनः उपयोग। पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका पुनः उपयोग, यानी पुनः चक्रण मतलब दोबारा चक्रित करवाना भी, रिसाइकलिंग करवाना, दो तो हो गए, दोबारा काम करवाना बढ़िया है कि पुनः उपयोग करना। जी मान लेते गर्मी पड़ा है, ठंडाई में एक बोतल ले आए थे मरिंडा या फिर कोई और कंपनी की, ठंडो पी लियो, पी के बोतल फेंक दी, बहुत गलत बात है सारी सही बात यदि होगी जिसमें बोतल ने फेंकी इनकी बना के, बोतल ने बीच में काट के या तो बिंग थे जो स्नान करे में टांग दो अपने टूथब्रश वगैरह करना रहा, ब्रश बना के ब्रश पास टांगना रही बाबा डब्बी बना के टांग दो, या फिर बिंग अंदर कोई फूल फाल बना के 12 बिया टांग दो, या फिर कोई और वेस्ता बनाओ बिंग, कोई सामान डाल के छोड़ दो बोतल में, ठीक है। ये नहीं कि आप प्लास्टिक के टुकड़ों को फेंक रहे हैं और जब कबाड़ी आए तो उनको आप दे दो ताकि पुनः चक्रण हो सके। उससे पहले आप उनको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार यूज करना चाहें तो दोबारा यूज करें उनको, प्लास्टिक की चीजों को। खाद्य पदार्थों में आई प्लास्टिक के बोतलें डिब्बे, इनको आप फेंकने के बजाय रसोई घर में वापस रख दें ताकि आपको काम आ जाए कभी भी। पुनः प्रयोजन, इसका मतलब देखिए पुनः प्रयोजन का क्या मतलब होता है। इसका अर्थ होता है कि जब कोई वस्तु किसी उपयोग के लिए बनी है, जब उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती, जब उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता तो उसे किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग करें। उदाहरण के लिए मतलब पुनः प्रयोजन का मतलब एक कोई चीज है और वो यदि आपने यूज करने जिस काम के लिए यूज करने के लिए लाए थे उस काम में वह यूज नहीं हो पाई, यानी उससे पहले टूट गई, खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो आप उसको सही ढंग से निस्तारित करें, सही ढंग से उसका इस्तेमाल करें। यानी टूटी हुई चीज है उसको आप बाहर के किसी काम में लगा सकते हैं। जैसे मान लेते घड़ो ले गया, घड़ो बांडो ले गया, बांडो फूट गयो, फूटता है करो ईशो फूटे बनता है बड़ो सार प्रेंडो से बन गयो, पक्षी पानी का लाना तो कोई बड़ी बात को नहीं, फूट गयो और आगे वो तोड़ दिया होगा, लेकिन वो प्रेंडो से वो बना के पशु पक्षियों की सेवा करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब गर्मी आ रही है, थोड़ी सेवा करने का प्रयास करियो। अच्छा क्या देखो पुनः चक्रण, अब कह दे 10 पेपर दे देने माने कोई बात को नहीं, मैं कर देना सेवा सारी सेवा कर दे, मैंने विश्वास है। लेकिन सिंपली बात यही है कि भाई करना भी जरूरी हो सागे सागे। अब देखो
पुनर्चक्रण में क्या करोगे, आपको प्लास्टिक की, कागज की, कांच की, धातुओं की वस्तुओं के ऐसे कोई भी पदार्थ या पुनर्चक्रण करने के उपयोगी धातुओं से बननी है, उनको आप क्या करें, जब तक अति आवश्यक न हो, या तो उनसे दोबारा कोई नई चीज न बनवाएं जब तक आवश्यक न हो, और यदि आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाए तो आप उन चीजों से नई चीजें भी बनवा सकते हैं, बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने पर। समझ में आई बात। तो यह था आपका R5 सिद्धांत, जिसके माध्यम से आप पर्यावरण के एक सच्चे मित्र बन सकते हैं, पर्यावरण के एक सच्चे दोस्त बन सकते हैं। समझ में आगे लागे मन तो बात। अब आगे देखो, प्रश्न आ गए छोटा छोटा, प्रश्न उत्तर देना वो साल ब्राह्मण है, प्रश्न उत्तर न देगा तो पढ़ना कोई मतलब को नहीं, और नए मिलने तो उत्तर ही माता के लिखे पड़े हैं, बस थाना तो पढ़ना है, मैं तो काम समझाना होगा, मैं समझा दे चुका ना। देखो पहला प्रश्न क्या दे रखे है, इसमें दे रखा है अभ्यास 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 प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगे इस पाठ में, वो मैंने नोट कर दिए, बाकी आप इनको एक बार जरूर देखें। पहला प्रश्न दिया है, संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्यों की परियोजना के क्या लाभ हो सकते हैं। संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्यों की परियोजना के क्या लाभ हो सकते हैं, मतलब संसाधन को दोहन हो रहे हैं, काम में ले रहे हैं आप, तो कम अवधि के उद्देश्य पूरा करने के लिए कौन सी परियोजना काम में ले सकता हूँ, तो आप उसमें क्या करोगे, उपयोगी सामग्री जो मानव समाज के लिए सुविधाजनक या उपयोगी है उसको प्रचुर मात्रा में मिल पाएगी, यदि आप कम अवधि खातिर भी यूज कर जाओ तो वह बहुत ज्यादा मात्रा मिल जाएगी, या तेजी से उद्योगों का विकास भी हो जाएगा। विकास क्यों हो जाओ, क्योंकि बात बहुत ही ज्यादा बिकेगी, वह बहुत ज्यादा बिकेगी तो कारखाना तेज चलाना पड़ेगा, कारखाना तेज चलाना पड़ेगा, तो संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य परियोजना से आपको ये लाभ हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपके विचार में संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, यदि संसाधनों का समान वितरण हो तो उनके विरुद्ध कौन कौन सी ताकतें कार्य कर सकती हैं, मतलब सगला ने एक जैसा संसाधन मिलना चाहिए, कौन मिलना चाहिए, तो अपना उत्तर वो हाँ, सभी को समान वितरण होना चाहिए, कोई सा भी हो सबको समान वितरण होना चाहिए संसाधनों का, और समान वितरण से सभी वर्ग विकसित होते हैं, यानी यदि एक ही एक वर्ग ने एक ही एक चीज मिल रहा है जब बाकी सारा वर्ग बच जाए, कौन बच जाए। अच्छा, तो अपनों मान मकसद ये होना चाहिए कि संसाधनों विश्व वितरण होगा, सारा वर्गा की बारी आ जाए, सारी चीज सगड़ा परिवार सगड़ा समाज सगड़ा समुदाय पूग जाए, एक दो ये होता है आपके सभी की भावनाओं का विकास करना। आगे, संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध निम्न ताकतें कार्य करती हैं, कौन सी ताकतें, ये कुछ ताकतें ये कार्य करती हैं, ताकतें कौन सी, एक तो विकसित देश जितने भी है, चाइना है, इंग्लैंड है, जापान है, कनाडा है, रूस है, अमेरिका है, ये क्या करते हैं, अपनी हाई लेवल की नीतियां बनाए रखते हैं, विदेश नीतियां इनकी हाई लेवल की होती हैं, विकसित, तो ये अपने हाई नीतियों के कारण हाई ब्रांडेड चीजें यूज में लेते हैं, उनका जब कचरा बनने लग जाता है तो ट्रक भरवा के अपने विकासशील देश होते हैं, छोटे मोटे देश होते हैं, उनमें पहुंचा देते हैं कचरा का ट्रक भरवा के, और उनको कहते हैं कि आप इनमें से खरीद लो, आधे रुपए में आपको दे देंगे, आधे से भी आधे में दे देंगे, उनको पता है कि कचरा ले डूबेगा उनको, इससे पता है कि आधे से आधे खर्चे में भी उनको बेच दें। अब ज्यादातर बड़ा 800 रुपया में खराब हो गया कोई तो अठले आओ की गाड़ियां 150-200 रुपया दुकान दे जहाँ अपना उनके पास 300-400 रुपये पटनी था 7 का, तो यही काम होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें उनकी नीतियों से। दूसरी, राजनीतिक ताकतें भी होती हैं, कुछ राजनेता क्या करते हैं, अपने 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 हिस्से की चीजें बनाते रहते हैं, उनको यूज करते रहते हैं, दूसरों तक पहुंचने नहीं देते, ये राजनीतिक ताकतें। और अमीर लोग होते हैं वो अपने पैसों की औकात दिखा के संसाधनों का शोषण करते रहते हैं, यानी संसाधनों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते रहते हैं, जिसकी वजह से निचले तबके के जो लोग हैं वहां तक संसाधनों की पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, इसलिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो तो ये है कि अमीर लोग जो शोषण कर रहे हैं वैसे काम आपको नहीं करना है, उनको नॉलेज है या नहीं है, लेकिन वो अपनी इज्जत के लिए ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि हल्की चीज खरीदेंगे तो हमारी इज्जत डाउन हो जाएगी, लेकिन कोई इज्जत डाउन नहीं होती। मतलब पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी है, इज्जत से क्या काम आएगी, फिर जब पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो इज्जत कहाँ लेगी फिरोगे, फिर इससे तो अच्छी चीज है कि आप इन चीजों को मानने का प्रयास करें। समझ में आई बात। अब आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है, आपके क्षेत्र में जल स्रोत का पता लगाइए, मतलब आपके यहाँ पानी कहाँ से आता है उसका आप पता लगाइए। तो बेरा थाना इन टंकी है आपने साइड में टंकी में पानी, तो क्या इस स्रोत से जल उस क्षेत्र के सभी निवासियों तक पहुंच जाता है। देखो
सिंपल सी बात है। वो प्रश्न जो मैंने पूछा तो मैं तो लिखूँ भाई हमारे घर में पानी नहीं पहुंचता है। अब सिंपल सी बात है। आप चलो अपनी समस्या लेकिन कॉपी में आप को लिख सकता, ठीक है। क्या लिखा हूँ कॉपी में, देखो रखे क्या होता है। हमारे क्षेत्र में जल आपूर्ति का मुख्य साधन भूमिगत जल है। अपने क्षेत्र में भूमिगत जल है, जल द्वारा अपने पानी पुगे। भूमिगत जल को ट्यूबवेलों द्वारा भूमि से निकाला जाता है। भूमिगत जल अपने क्षेत्र में भूमिगत जल भी है। भूमिगत जल है ना, जो बोरिंग वहां पर पानी की आपूर्ति कर लिया। भूमिगत जल को ट्यूबवेल के द्वारा या बोरिंग के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो सब जल को टैंक में भरकर दाब के साथ शहरों में सप्लाई कर दिया जाता है। और कई जगह क्या होता है कि बाहर से पानी आता है, टैंक में भरते हैं, मतलब टंकी में पानी टंकी में भर लेते हैं, ऊपर उनसे भर दें, बिन छोड़ना बिन दाब पड़े जान वो दाब पड़े वो पाइप आम होगी पूरे शहर में फैल दिया, समझ आ गई। तो दाब के साथ शहरों में सप्लाई कर दिया जाता है, यानी भेज दिया जाता है। सप्लाई का मतलब आपूर्ति करना, पूर्ति करके भेज दिया जाता है। तो इसमें उत्तर तो ये देना पड़ेगा, हाँ हमारे आसपास के जल स्रोतों में सभी निवासियों को पानी उपलब्ध है, लेकिन या नहीं करेंगे तो भी कौन सा उनका काम, निवासियों का हमको चेक करने का। ये क्या करेंगे आपको बताओ, इनको आप बताओगे अपनी समस्या रहोगे तो ये क्या करेंगे, यही कहेंगे हमारे भी पहले नहीं आता था। फिर क्या उत्तर ले बेटा डिग बोगड़ियो सारे को नहीं आओ तो पानी पिला। आगे देखो प्रश्न, देखो रहने जब आगे और की सोचोगा प्रश्न बता। प्रश्न है, आप अपने घर में पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप उनमें कौन कौन से परिवर्तन सुधार सकते हैं। यानी के थारे घर पर्यावरण का मित्र बनना खातर थे के चीजों बता उसको बान के सुधार को। तो इनमें उत्तर थाना मुख्य जबानी बताऊं कि खुद स्तर पर भी लिख सको। मैं वहां प्रश्न दे दिया, कई उत्तर कौन लिखा। अब से उत्तर सुन लो, वीडियो में 2-3 बार सुना हो तो याद भी हो जाएगा। हालांकि तक कोई दौरा भी कौन नहीं। देखो कहते थार घर पर्यावरण का मित्र बनना खातर आप अपने घर में पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप उनमें से कौन कौन से परिवर्तन सुधार सकते हैं। यानी लोग परिवार लोग थारे घर के परिवार का लोग थे पर्यावरण मित्र बनाने खातर के विकास को था कि थारी बात माने। तो पहले तो इसमें लिखोगे आप घरों में पर्यावरण मित्र बनने के लिए हम उन्हें निम्नलिखित परिवर्तन सुझा सकते हैं या ला सकते हैं। कौन कौन से लाओगे, देखो पहले तो आप उनको बताओगे कि कचरे का उचित तरीके से निपटान करें। भाई ऐसे नहीं कि भट्टी गोबर हो गया, भैंसा गोबर गिर दी और भट्टी जाके प्लास्टिक की थैली थाली रह गिर देना। जैव निम्नीकरणीय कचरा उसको अलग रखें, अजैव निम्नीकरणीय कचरा उसको अलग रखें। अब मैं बताऊंगा नहीं जैव निम्नीकरणीय कौन से होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय कौन से होते हैं, वो आप जानते हो क्योंकि पाठ की शुरुआत में बताई हुई बात है। इतनी बार मैं भूल गया था, 1 घंटा 16 मिनट भूल गया, फिर भूलूंगा तो एग्जाम के नाल करोगा। फिर जैव निम्नीकरणीय में का सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट कर दिया जाए, जैसे आलू का छिलका, प्याज का छिलका या रसोई को पूरा कचरों। और अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक, रेडियोधर्मी, पीड़कनाशी, ये सारे उसमें आते हैं। अगला प्रश्न देखो, इसमें दूसरा आप एक तो क्या करेंगे, कचरे का निपटान सही ढंग से अलग अलग बांट कर करेंगे। दूसरा काम, बिजली के उपकरणों को आवश्यकता अनुसार ही चलाएंगे। बिजली के जितना भी उपकरण अपने आवश्यकता होगी तो चलाओ, अन्यथा माने फालतू बिजली वेस्ट कौन करा। तीसरी बात, हम भोजन को व्यर्थ नहीं फेंकेंगे, यानी खाने को खराब नहीं होने देंगे। जहां तक हो सकता है अपने से खाया जाता उतना खाएंगे, 1-2 फालतू ही लेके खाएंगे बस। मुझसे आगे देखो, 5R नियम को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उपयोग करेंगे। R5 जो नियम है उसको ध्यान में रखें, हम वस्तुओं का उपयोग करेंगे। और 5 नंबर में काम मेरे हिसाब से चल जाएगा आप लोगों को। तो 5 नंबर इसमें समझना आपको कि भोजन बनाने हेतु लकड़ियों की जगह कोयले के LPG को हम इस्तेमाल में लेंगे, ठीक है। अब बताओ माना एक प्रश्न में दिखाने, क्या आप अपने विद्यालय में कुछ परिवर्तन सुधार सकते हैं जिससे पर्यावरण के अनुकूलित आप बन सकें। विद्यालय में के काम कर सको। विद्यालय में रास्ते में दोनों ओर पेड़ पौधे लगा सकते हैं। पर्यावरण की जागरूकता अभियान चला सकते हैं ताकि विद्यालय के बच्चों से लोग भी सीख जाएं। बिजली पानी का आवश्यकता अनुसार उपयोग करेंगे तो लोग आपको देख के बहुत काम सीखेंगे। कॉपी से कागज को बिना आवश्यकता न फाड़े, यानी टेस्ट टास्ट लेना रख दियो फाड़ नहीं पड़ा, अन्यथा बिना काम न फाड़ी कई जान दूध बना वो बेटा विश्व काम नहीं करा। और विद्यालय के उद्यान में गिरी पत्तियों बगीचो है, विद्यालय को भी वहाँ कोई पत्ती गिर जाए पेड़ पौधा इंतजाम फिर आप खाड्डा में डाले हुए खाद बनाना प्रयास करा। विद्यालय का कचरा जैव निम्नीकरणीय था, अजैव निम्नीकरणीय कचरे के रूप में उनको अलग कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, ये अकेले व्यक्ति के रूप में आप, ये देखो यहाँ पर किसके रूप में आप हैं, अकेले व्यक्ति के रूप में आप है प्रश्न कहाँ गया ये रहा। अकेले व्यक्ति के रूप में आप निम्न के प्रबंधन में क्या योगदान दे सकते हैं। यानी वन्य जीव, जल संसाधन या कोयला पेट्रोलियम,
हाँ, तीनवा वहाँ के सुझाव देश को थे, एकले व्यक्ति होते, खुद के स्तर पर एकला होते, के सुझाव करोगा, ठीक है, के सुझाव करोगा। तो पहला आप क्या करा, वन्य जीव जंतु अगर हम लिख लेगा ए वन्य जीव जंतु, इसके आगे तीर लगा लिखोगा। मैं व्यक्तिगत रूप से वन एवं वन्य जीव जंतुओं में स्थानीय नागरिकों की सहभागिता को सुनिश्चित करूंगा, यानी मेरे आसपास जितना भी लोग रहने बाद मैं चीजें बताऊंगा ताकि वह मेरे जुड़ जाए, एक बात तो आ रहा। दूसरी, वन्य जीव जंतुओं का महत्व में बाने बताऊंगा, लोग जल्दी पे जुड़ेगा भाई, बाकी जानकारी बढ़िया दूंगा तो जुड़ेगा है। और इसके साथ ही प्रबंधन करूंगा कि वन संपदा को कोई अनावश्यक क्षति न हो और संसाधनों का दुरुपयोग न हो, यानी ये भी कंफर्म कर दूंगा मैं कि संसाधन जितने भी वन में उनका बुरा उपयोग न हो, कहीं गलत उपयोग न हो, सभी के पास समान रूप से वो पहुंचने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपने आप सुधार करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज दूंगा कि मैं अपना टाइम निश्चित रूप से दूंगा इस चीज के मामले में, यानी मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इस चीज के मामले में ही मेरा टाइम लगेगा, फिर सक्रिय भागीदारी रहेगी मेरी इसमें। अच्छा, जल संसाधनों में आप क्या कर सकते हैं, जल संसाधन में आप खुद के स्तर पर क्या कर सकते हैं, एक तो फिर ज्यादा पानी ना खर्च करो, वो भी एक संसाधन बचाने को तरीका है। एक सारे घर कोई नल में पानी रिसाव हो रही है, पानी निकल रहा है कि नहीं, तो इलाज खुद करो और जल्दी से जल्दी इलाज करके मतलब प्रदूषित होने पहला जल न बचाओ। और लाइन पाइपलाइन फट जाने के बाद में जल की बहुत गंदगी होती है, इससे अपव्यय को रोकने के लिए आप बता दिए अभी ये प्रयास ही करो, और तो क्या करोगे, पाइपलाइन बांट रहे बिना और गाल बढ़ पाड़ के और चिर के, या फिर बेटे कोई टूकटाप बांध के काम चलाओ। कोयला पेट्रोलियम के बचाव के लिए आप क्या करोगे, कोयला पेट्रोलियम के बचाव के लिए मैं निम्नलिखित प्रयास करूंगा, आप क्या करोगे। मैं अपनी बाइक मोटर बाइक के स्थान पर बस में यात्रा करूंगा, एक बात तो कार्गन मोटरसाइकिल है तो ज्यादा फालतू में तेल निकालने की बजाय बस में जाना उचित समझो। दूसरी बात है, मैं अपने घर में ऊर्जा की बचत के लिए बल्ब के स्थान पर एलईडी लाइट आती है ना, इनको इस्तेमाल करूंगा, कांच के बल्ब के स्थान पर एलईडी लाइट्स को इस्तेमाल करूंगा। मैं दिन के समय अधिकतर कार्य करूंगा और रात के समय प्रकाश की आवश्यकता न हो, इसलिए हम बिजली को बंद कर देंगे। दिन में के समय में काम कर लूंगा, मुझे तो करना हो उम्र का उम्र, ताकि रात में मन लाइट डिस्टर्ब न करनी पड़े। मैं लोगों को समझाऊंगा कि वाहनों के इंजन को लाल बत्ती होने पर चालू न रखें। कई लोग कहते हैं लाल बत्ती खड़ी है तो भी स्टार्ट चालू रखें, नहीं बिना काम में तेल खर्चो भोग रहे वास्ता है, लाल बत्ती हो तो भी इंजन में चालू ही रखना चाहिए, बंद करना कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बस आगे लिखा पाठ करूँ। अकेले व्यक्ति के रूप में, ये देखो, अकेले व्यक्ति के रूप में आप निम्न प्राकृतिक उत्पादों की खपत को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। विभिन्न, अरे निम्न नहीं है वो, अकेले व्यक्ति के रूप में आप विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों की खपत कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कि एकला व्यक्ति हो और साथ में विभिन्न प्राकृतिक उत्पाद हैं, वह खपत कम करना खातर के करोगा। एक तो खाना बनाने के लिए लकड़ी की जगह कोयले के एलपीजी या एलपीजी सिलेंडर वाला गैस इसका इस्तेमाल करेंगे आप, तो आपके धुआं नहीं फैलेगा तो आप एक बचाव कर सकते हैं। उसके बाद सोलर उपकरणों का उपयोग करेंगे बिजली के लिए, सोलर पैनल लगा है ना, सोलर पैनल बिंगो इस्तेमाल कराना, ऊपर सूर्य प्लेट लगा बिंगो इस्तेमाल कराना, सीधा तारेंगे बजाय भी पड़ा रहेंगे, लेकिन वो इस्तेमाल करना जरूरी है। आगे देखो, पौधों को मैं शाम को पानी वगैरह दूंगा, पौधों को शाम को पानी वगैरह दोगे तो आप पौधे भी क्या करेंगे, वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जल की हानि ना हो, यानी दिन में पानी दे दिया घूमते हो वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा सारा पानी बाहर निकल जाओ, और आपने पानी दिया दिन में पानी दिया पौधा ठीक हो निकले। फिर आगे भाई अपने बच्चे हैं, उन बच्चों को कॉपी में काम करने के लिए ठीक काम करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, ताकि ज्यादा पेज खराब ना हो। कई टाबर के लिख लिखोलिया करके काम ना एकदम खराब कर दी, पेज ने खराब कर दिए, तो पेन भी आप बताना वो पूरा प्रयास कराना, समझ आई बात के, ठीक है। लास्ट प्रश्न एक मैं पूछ लूँ, मेरी तरफ उठाना है। संसाधनों के संपोषण को प्रोत्साहन मिल सके, इसके लिए आप अपने जीवन शैली में क्या विचार या क्या परिवर्तन लाना चाहोगे। के परिवर्तन करना चाहोगा जकाऊं थार क्यों जा जकाऊं जीवन शैली में क्या परिवर्तन करना चाहो था, दिनचर्या में क्या परिवर्तन करना चाहोगा जकाऊं संसाधन जितना भी है मैं सुचारू रूप से चल सकता हूँ। एक तो थे को दुकान या बाजार में सामान ले आओ तो कपड़े वो खेलो लीजिए, एक तो
आपका जैसा भूल जाओ मैं थैलों को ले जाओ प्लास्टिक की थैली में, तो थैली में जाओ तो थैली में घेरे ना करे, फिर थैली में समेट के एकदम पाछी वापिस रखना, सारी जिम्मेवारी खुद की हुआ जो है समेट जा बहुत सारी हो जा, तो फिर कोई दुकान आए वापिस पहुँचाइए चाहे अगले पैसा देवे या न देवे, ठीक है, वापिस लेके आनी जरूरी, ताकि वो दोबारा कहीं सामान डाल के दीजिए और खराब हो जाओ तो फिर एक जगह बेड़ी करके रखो नहीं करा, ताकि आप टाइम आ रहा है बस बूढ़ के या फिर भूमि भराव करके आप छुटकारो पास का प्लास्टिक। आगे जल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम अपने जीवन शैली में ज्यादा खराब नहीं करेंगे, जल को जितना दूरता है उतना ही खर्च करेंगे। ये नहीं कि आज फलाना घर जा रहे एक गिलास पी लें, एक गिलास छोड़ दें, 3 गिलास ऊपर खिला दें, और कोई मतलब को नहीं है। यात्रा के लिए सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करेंगे। कौन से वाहन का प्रयोग करेंगे? सार्वजनिक वाहन का, यानी बसों का इनका इस्तेमाल करेंगे सबसे ज्यादा। सार्वजनिक का मतलब सभी की जो चीज है उसे सार्वजनिक कहते हैं। आगे विद्युत के लिए सौर पैनल का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने बच्चों को बताया था कि विद्युत के लिए सौर पैनल का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखो 5 आर सिद्धांत की पालना कराना, और कपड़ा धोने के बाद में बच्चों को जल है वो पेड़ पौधा में डाल के आप पानी यही वेस्ट को नहीं करा। समझ में आई बात? अच्छा, वीडियो थोड़ा बड़ा ही हो गया, 1 घंटा 25 मिनट को हो गया, ये वास्ता है थोड़ा स्पीड में देख लो और बेहतर ही होगा। 5 नंबर को पाठ है, 2 नंबर को लेल्डो पाठ है। लेल्डो पाठ का प्रश्न उत्तर अभी आ जाना तुरंत ही, और खाना काम करना है अभी, मित्रों को पढ़ना और वो पढ़ना, और पीछे को 14वां पाठ रह रही है और 13वां पाठ रह रही है, वहाँ प्रश्न उत्तर और जो भी जानकारी है वो सारी की सारी मिल जाओगी। पहला पाठ का प्रश्न उत्तर आगे टारगेट टेस्ट तारा PDF भाई भेज दिए, उसके जल्दी टेलीग्राम चैनल में लिंक मारो, क्योंकि आपको यहाँ यूट्यूब पर PDF नहीं मिलेगी, यहाँ पर ये वीडियो मिलेगा। इसको आपने देख लिया है तो, यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो एक बार और देख लीजिएगा। और आप जितने ज़्यादा वहाँ जुड़ोगे तो आपको वहाँ पर PDF उपलब्ध मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग भेजें, वहीं पे आपको मिल जाती है, वहीं से आप डाउनलोड करके आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, या इसमें पाई जाने वाली चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं, या फिर इसको सुन सकते हैं वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।